मध्य प्रदेश के विद्या भारती के सभी पूर्व छात्रों को मेरा नमस्कार। अभी भी आप लोग आपस में जुड़े हो और बीच बीच में कुछ ऐसे कार्यक्रम करते हो, यह जानकर मुझे बहुत आनंद हुआ। आज का विषय है भारत को मानो, भारत को जानो, भारत के बनो और भारत को बनाओ। इन कई पोस्टर में पहले भारत को जानो छपा, भारत को मानो बाद में छपा। मैंने एक जगह चर्चा की तो किसी ने मुझे कहा कि पहले जानेंगे तभी तो मानेंगे ना, जानना आवश्यक है। मैंने कहा ऐसा नहीं है। भारत हमारी माँ है, वो जैसी भी है वो हमारी माँ है। वो बहुत पढ़ी नहीं होगी, देखने में बहुत अच्छी नहीं होगी, लेकिन हमारी माँ है, हम उसको मानते ही हैं। अब वो अच्छी है, सुविद्य है, ये एडिशनल बात है। देखने में अच्छी है और चार कलाएं जानती है, ये एडिशनल बात है। हमारा विश्वास तो हमारी माँ पर ही होना चाहिए। जैसे इजराइल की भूमि है, 1800 वर्षों तक वे लोग फिर से अपने भूमि पर जाने का स्वप्न मन में रखते थे। वहां की भूमि सुजलाम सुफलाम नहीं है, शत्रुओं से घिरी हुई है। प्रतिवर्ष नए साल का दिन जेरूसलम में मनाएंगे, ऐसा शपथ लेते रहते थे। कैसे जाएंगे पता नहीं था किसी को। प्रथम महायुद्ध में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इंग्लैंड के पास एसीटोन नाम का केमिकल नहीं था जिससे बारूद बनती थी बंदूक में चलाने के लिए, गोलियां बनाने के लिए। और एसीटोन जर्मनी से आता था, वो नहीं आ रहा था, जर्मनी से युद्ध चल रहा था। तो वाइजमन नाम के एक यहूदी, लेकिन ब्रिटेन में पैदा हुए ऐसे केमिस्ट ने वो बनाने की प्रक्रिया तैयार की, एसीटोन बनाया गया, सप्लाई हुआ, बारूद बनी, सेना को सप्लाई हुई, सेना युद्ध जीती। इस जीत में इस वाइजमन का इतना बड़ा योगदान था, इंग्लैंड के रानी ने उसको बुलाकर बहुत बड़ा इनाम देने की इच्छा व्यक्त की। इसने पहले तो मना किया कि भाई मैंने मेरे देश के लिए किया, वो तो अपने आप को ब्रिटिश ही मानता था, मैं ब्रिटेन का ही हूं, पीढ़ियों से वहीं रहता था। यह भी बात बड़ी खूबी की समझने की है, वो भले अपने आप को वहां का ब्रिटिश मानता होगा, ब्रिटिश उसको यहूदी मानते थे। हम में से जो लोग भारत के बाहर अमेरिका वगैरह देशों में रहते होंगे, हम चाहे जितना अमेरिकन एक्सेंट में अंग्रेजी बोलेंगे, चाहे जैसा वहां की भूषा वगैरह हम स्वीकार करेंगे, लेकिन हम तो इंडियन ही रहने वाले, पक्का ही ध्यान में रखना है। जब उसके ध्यान में आया कि रानी कुछ देने पर तुली हुई है, तब उसने कहा कि इफ यू आर इंसिस्टिंग देन फर्स्ट कमिट एंड देन आई विल आस्क। अब रानी को लगा मांग मांग के क्या मांगेगा, क्योंकि 2/3 पृथ्वी पर अंग्रेजों का शासन है। ऐसी गर्वोक्ति उस समय बोली जाती थी कि ब्रिटिश साम्राज्य पर से सूर्यास्त कभी होता ही नहीं है। यहाँ सूर्यास्त हुआ तो जहां सूर्य उगता है वहां भी उनका ही साम्राज्य है। तो कहा ठीक है मांगो। उसने कहा हमारी इजराइल की भूमि हमको वापस दीजिए। वो इतना असंभव था। गांधी ने समझाया वो रेगिस्तान जैसी है, पानी नहीं है, दुश्मनों से घिरा हुआ है। हाँ तुम्हारे पास तुम्हारा देश नहीं है, तो अफ्रीका में, अफ्रीका खंड में उतनी जमीन फुल ऑफ मिनरल्स, वाटर, फॉरेस्ट तुमको देते हैं, वहां अपने देश बनाइए। ही रिफ्यूज आउटराइटली। उसने कहा नहीं, हमको हमारी भूमि चाहिए, वही चाहिए जैसी भी हो, क्योंकि हमारी भूमि है। उसी को प्राप्त करने का हम स्वप्न इतने पीढ़ियों से मन में जिंदा रखते आए हैं। यह है मानने की बात। हिब्रू भाषा कोई बोलता नहीं था। अब अन्य अन्य देशों में जो लोग थे, फ्रांस में रहने वाले जो फ्रेंच बोलते थे, ब्रिटिश बोलते थे,
जर्मनी के जर्मन बोलते थे, मुंबई के पास रहने वाले आज भी मराठी बोलने वाले वहां पर करीब 50,000 जू हैं। लेकिन तय किया कि नहीं, हिब्रू भाषा हमारी है। आज वहां की सारी शिक्षा हिब्रू भाषा में होती है। लगभग समाप्त हो गई थी, फिर से निर्माण किया। तो मानने से सारी बातें खड़ी होती है, इसलिए पहले मानना चाहिए। एक इजराइल के रक्षा मंत्री हो गए शिमोन पेरे नाम के, उनके पुस्तक उसका नाम ही है, उनके उनका आत्मचरित्र है, ये फिक्शन नहीं है। उसका नाम है नो रूम फॉर स्मॉल ड्रीम्स। छोटे सपनों के लिए जगह नहीं है, बात बड़ी करनी है, सोचनी है और करके दिखानी है। ये पहले मानने से होता है, इसलिए पहले भारत को मानो ही होना चाहिए। फिर हम जानेंगे तो हमारा विश्वास और दृढ़तर होगा। तो भारत को मानकर फिर ध्यान में आएगा, तो भारत को जानना शुरू करेंगे। हमको अध्ययन करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो भारत की विशेषता क्या रही है? तो दुनिया में भारतीय एक देश ऐसा है जिसका जीवन का विचार अध्यात्म पर आधारित है। स्पिरिचुअलिटी बेस्ड व्यू ऑफ लाइफ केवल भारत का ही है, बाकी किसी का नहीं है। इसलिए वह इंटीग्रल है, होलिस्टिक है, एकात्म है, सर्वांगीण है। उसकी इसलिए 4 तरह से पहचान होती है। एक, केवल भारत ही यह मानता आया है कि एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती, सत्य एक है, उसको बुलाने के नाम अनेक हो सकते हैं, वहां तक पहुंचने के मार्ग विभिन्न हो सकते हैं, सीधे, टेढ़े, नजदीक के, दूर के, लेकिन सभी एक ही गंतव्य स्थान पर पहुंचते हैं। यह केवल भारत मान रहा है। 1893 में 11 सितंबर को स्वामी विवेकानंद का जो भाषण हुआ था शिकागो में, इट वाज पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन्स। दुनिया भर के रिलीजन के लोग वहां पर आए थे। अधिकतर लोग यही कहने के लिए आए थे, हमारा ही रिलीजन सत्य है। ही बड़ी महत्व की बात है, हमारा ही सत्य है, इसको फॉलो करने वाले ही स्वर्ग में जाएंगे, बाकी सब नरक में ही जाएंगे। उनको नरक में जाने से बचाने का पवित्र कार्य हमको ही करना है। यहाँ भी ही महत्व का है। उसके 2 ही मार्ग है, उनको किसी तरह से अपने धर्म में, रिलीजन में कन्वर्ट करना, बाय फोर्स, फ्रॉड, एलुरमेंट, और जस्ट किल देम। ऐसी असंख्य हिंसा हत्या हुई है जिसका उल्लेख स्वामी विवेकानंद ने अपने भाषण में किया है। उसमें लोग थोड़े अपने आप को उदार मानने वाले सोचने लगे, ये मारना, हिंसा करना अच्छा दिखता नहीं है, लेट अस टॉलरेट देम टिल दे गेट कन्वर्टेड। उस समय विवेकानंद ने डंके की चोट पर कहा था कि वी गो बियॉन्ड टॉलरेंस, हम सहिष्णुता से भी आगे बढ़कर सभी मार्गों को सत्य मानते हैं, स्वीकार करते हैं। यह केवल भारत कह सकता है, क्योंकि भारत का विचार अध्यात्म पर आधारित है। टू सी यूनिटी एंड डाइवर्सिटी, ये भारत में इसी कारण है। यहाँ विविधता, ये एक ही ईश तत्व अनेक रूपों में मैनिफेस्ट हुआ है। रूप बाहर भिन्न भिन्न दिखते होंगे, अंतर्निहित एकता ही है। एक ही ईशत्व, ईशावास्यम इदम सर्वम, एक ही चैतन्य सभी में विद्यमान है। यह मानने वाला केवल भारत है। इसलिए भारत का वर्णन इंडिया इज ए कंट्री ऑफ डाइवर्स कल्चर्स ऐसा कहना गलत है। सही क्या है? तो सही है, इंडिया हैज ए कल्चर दैट सेलिब्रेट्स डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का उत्सव मनाने की भारत की संस्कृति एक ही है, क्योंकि वह उस विविध रूपों के अंतर्निहित एकता को पहचानने की दृष्टि, बुद्धि, ये भारत के पास है। ये भारत है। भारत ही ऐसा मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति में ईश्वर का अंश है। एवरी सोल इज पोटेंशियली डिवाइन। बाकी लोगों के भगवान वगैरह 7वें आसमान पर रहते हैं, उनके देवदूत आकर लोगों को दिशा देते हैं। यहाँ तो प्रत्यक्ष भगवान का साक्षात्कार करने की परंपरा रही है। तो प्रत्येक व्यक्ति में, व्यक्ति शब्द ये जेंडर बेस्ड नहीं है, ये स्त्री पुरुष दोनों के लागू होता है, क्योंकि वह चैतन्य इसके माध्यम से व्यक्त हुआ है। तो यह चैतन्य देवत्व स्त्री पुरुष में, दोनों में समान रूप से विद्यमान है।
ये केवल भारत मानता है। एंड द गोल ऑफ ह्यूमन लाइफ इज टू मैनिफेस्ट द डिविनिटी विद इन बाय कंट्रोलिंग नेचर, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके लिए कर्मयोग, भक्ति योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, ऐसे 4 मार्ग बताए हैं। लेकिन आगे कहा है स्वामी विवेकानंद ने कि 4 में से कोई भी एक चुनो, चलेगा, या अनेक, 2 3 कोई भी चलेगा, या चारों चुनिए। मुक्त होना है, टू बी फ्री, मोक्ष, ये केवल भारत मानता है। इसलिए मोक्ष प्राप्ति का मैंने मेरा चुना मार्ग, मेरा अगर 50% कर्मयोग, 30% भक्ति योग, 20% ज्ञान योग ऐसा है, तो मेरे भाई का अलग हो सकता है कंपोजिशन, मेरी बहन का अलग हो सकता है, मेरे पड़ोसी का अलग हो सकता है। हर एक को अपना अपना मार्ग चुनने का स्वातंत्र है। ये भारत के बाहर नहीं है। वहाँ आपस में झगड़े चलते हैं। शिया लोग सुन्नी के मस्जिद में जाकर बॉम्ब डालते हैं और सुन्नी लोग शिया के मस्जिद में बॉम्ब डालते हैं, ऐसा हम सुनते हैं। यहाँ ऐसा नहीं। एक परिवार में कि कोई गणेश जी के मंदिर में जाएगा, कोई देवी के मंदिर में जाएगा, कोई शिव जी के मंदिर में जाएगा, कोई भगवान कृष्ण के मंदिर में जाएगा, कोई निर्गुण निराकार के पूजा करेगा, चलेगा। हिंदू घरों में जो पूजा घर होता है उसमें अनेक मूर्तियां, चित्र होते हैं। कोई नया लड़का बालक आता है, वो किसी आध्यात्मिक पुरुष का चित्र, देवी का चित्र लाता है, वहां उसके लिए स्थान है। बाकी चित्रों को थोड़ा खिसका कर उसको भी जगह वहां रखते हैं। ये अकोमोडेशन, ये भारत की विशेषता है। इसलिए यहाँ रिलीजन, यह जो उपासना है, जो उपासना, यह प्रत्येक की अलग हो सकती है, यह माना गया है। तो यह जो भारत के बारे में ऐसी अनेक बातें हैं। और भारत खूब संपन्न रहा है। पश्चिम की संपन्नता आज जो दिख रही है, जो डेवलप्ड नेशन जिनको हम आज कहा जाता है, उनकी संपन्नता उन्होंने जो कॉलोनीज बनाई थी उनके शोषण पर आधारित है। इतना लूटा है उन्होंने, उस पर कई पुस्तकें लिखी गई है। विल डुरांट का पुस्तक है, जो अमेरिकन हिस्टोरियन बड़े महत्व के हो गए, उनका पुस्तक है ए केस फॉर इंडिया। कैसा भारत की लूट उन्होंने की, कैसे भारत की उत्तम व्यवस्थाओं को नष्ट किया अंग्रेजों ने, उसका उन्होंने साद्यंत वहां वर्णन किया हुआ है। लेकिन भारत की संपन्नता ये दूसरों के शोषण पर कभी आधारित नहीं थी। हमारे लोग व्यापार करने बाहर गए। अंगस मेडिसन का पुस्तक है वर्ल्ड हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें वो कहते हैं ईस्वी सन 1 से 1700 तक, 1700 वर्षों तक विश्व व्यापार में भारत का सहभाग सर्वाधिक था। भारत के लोग वहां गए, वहां की जमीन हमने कब्जा नहीं की, वहां के लोगों को गुलाम नहीं बनाया, उसका व्यापार नहीं किया, उनको कन्वर्ट नहीं किया, उनकी हत्या नहीं की, उनका शोषण भी नहीं किया। तो हमने उनको वहां जाकर उनके साथ लेकर उनको कल्चर सिखाया, उनको जीवन जीने की पद्धति सिखाई, और वहां हमने संपत्ति निर्माण की। आवर पीपल क्रिएटेड वेल्थ देयर। इसलिए दुनिया भर के लोग इस बात को मानते हैं। हु शी नाम के एक चाइना के एम्बेसडर जो अमेरिका में थे, आप अगर गूगल करोगे उनके नाम से, उनका एक फेमस कोट है। वो कहते हैं कि भारत ने चाइना पर 2000 वर्षों तक अपना सांस्कृतिक साम्राज्य जताया विदाउट सेंडिंग ए सिंगल सोल्जर। आज चाइना जो कर रहा है उसको देखते ध्यान में आता है। तो ये भारत की विशेषता ध्यान में आती है। ऐसा हमारा भारत रहा है। विज्ञान के क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी में, गणित में भारत हमेशा खूब आगे अव्वल रहा है। हमको भले पढ़ाया नहीं जाता होगा, लेकिन जिस समय मार्कोनी ने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया, एग्जैक्टली उसी समय भारत जगदीश चंद्र बसु ने उसका खोज किया था। अभी जगदीश चंद्र बसु की जन्म शताब्दी जब मनाई गई, तब मार्कोनी का ग्रैंडसन भारत आया था, उसने ये बात कही है। प्रफुल्ल चंद्र रे का हिंदू केमिस्ट्री हमको नहीं पढ़ाया जाता है। आयुर्वेद, योगा, ये भारत की जो धरोहर है, आज दुनिया में वह धीरे धीरे स्वीकृत हो रही है। तो एस्ट्रोलॉजी है, भारत की काल गणना है। ये ग्रेगोरियन कैलेंडर, ये बहुत साइंटिफिक पहले से नहीं रहा है। उसमें पहले केवल 10 महीने थे। इसलिए आप देखेंगे तो लैटिन में 7वें महीने को सेप्टा कहते हैं, 8वें को ऑक्टो कहते हैं,
9वें को नोवा कहते हैं, 10वीं को डीसी कहते हैं। तो सितंबर ये पहले 7वां महीना ही था, लेकिन कालगणना बराबर स्पीड बैठती नहीं थी। तो जूलियस सीजर ने अपने नाम का एक जुलाई नाम का एक महीना 31 डेज का डाल दिया। पहले 30-31 ऐसे थे दिन, तो जुलाई आ गया, फिर भी हिसाब बैठता नहीं था। तो ऑगस्टस नाम के राजा ने अब तो अगस्त नाम का बीच में डाल दिया। उसने कहा कि अगर जुलाई 31 डेज का है, मेरा कम क्यों होना चाहिए, मेरा भी 31 डेज का होना चाहिए। तो 2 दिन जरा ज्यादा हो रहे थे, तो फरवरी से 2 दिन कम कर दिया उन्होंने। इसलिए सितंबर 9वां महीना हो गया, अक्टूबर 8वां होने के बदले 10वां महीना हो गया। लेकिन भारत की कालगणना ये सूर्य चंद्र के गति पर आधारित थी। इसलिए टेलीस्कोप वगैरह की खोज होने के पहले से हमारे यहाँ सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण के तिथि, समय एग्जैक्ट इतने वर्षों से बताने की परंपरा रही है। ऐसे अनेक बातें हैं जो भारत के बारे में हमको जानना पड़ना चाहिए। केवल भारत में आक्रमण हुए, इतने लंबे समय से एक ही समान राष्ट्र जीवन चल रहा है, इतने आक्रमण सहन करके भी टिका हुआ है, ऐसा केवल भारत देश है। ये ग्रीस है, रोम है, ये आज भी देश तो है, लेकिन उनका पूर्व इतिहास और आज के लोगों के बीच में कोई संबंध नहीं है। इसलिए ग्रीस में आज किसी बच्चे का नाम आपको एरिस्टोटल, पाइथागोरस, सोक्रेटिस देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन भारत में आज भी बच्चों के नाम नचिकेता, ध्रुव देखने को मिलते हैं। देयर इज ए कंटिन्यूम। संपूर्ण भारत भूमि के बारे में सबके मन में एक श्रद्धा का भाव है, एकता का भाव है। इसलिए हमारे 4 धाम है, तीर्थ यात्रा की परंपरा है, कुंभ मेला विदाउट एनी एडवर्टाइजमेंट। इतने लोगों को इकट्ठा करना है, कितने खर्चा करना पड़ेगा विज्ञापन के लिए, ऐसा पश्चिम के लोग सोचते हैं। यहाँ तो अपने आप पहले से तय है किस वर्ष कहाँ पर कुंभ में लगेगा, 4 स्थान है, उसका क्रम तय है, चल रहा है क्रम से। राम एक आदर्श मूल्य है, तो राम के संबंधित नाम हमको सारे भारत में मिलेंगे। दक्षिण में द्रविड़ मूवमेंट चली, उन्होंने राम का विरोध किया, रावण हमारा है ऐसा कहने का प्रयास किया। ऐसे तमिलनाडु में यह जो द्रविड़ मूवमेंट शुरू करने वाले जो व्यक्ति थे, उनका खुद का नाम रामास्वामी नायकर था, उन्होंने अपना नाम नहीं बदला। उसी के बाद में पार्टी बनी, उसके मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन थे। तो वहां पर आंध्र में एनटी रामाराव हो गए, रामण्णा कर्नाटक में है, रामराव महाराष्ट्र में है, राम भाई गुजरात में है, राम सिंह पंजाब में है, राम प्रसाद यहाँ उत्तर प्रदेश में होंगे, राम मोहन राय बंगाल में होंगे। राम संबंधी सब तरफ मिलेंगे, कृष्ण का स्वीकृति है। तो मूल्य हमारी मूल्य व्यवस्था एक है। मेरे पहचान में अभी एक कार्यकर्ता की बेटी मुझे मिली जो गुजरात की है, उसका नाम झेलम है। अब झेलम नदी कहाँ है, क्या संबंध गुजरात का। एक कार्यकर्ता मुझे अहमदाबाद मिले जो उत्तर प्रदेश के थे, उनकी बेटी का नाम कावेरी था, और कर्नाटक की व्यक्ति की बेटी का नाम एक का सिंधु था, एक का शरयू था। तो संपूर्ण भारत के बारे में यह जो एकता की बात सर्वत्र है, विविधता होती है, भाषा अलग अलग है, लेकिन मान्यता, मूल्य व्यवस्था। तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसके पीछे का भाव है, इसको समझकर हमको भारत को जानने का प्रयत्न करना चाहिए। केवल अच्छी बातें नहीं है, हम कई बार पराजित हुए हैं और हमारी शक्ति कम थी इसलिए कभी पराजित नहीं हुए। तो हमारे यहाँ के लोग गद्दारी की इसलिए पराजित हुए हैं। इसको भी हमको इतिहास को समझना चाहिए। कुछ कालखंड में हमारे यहाँ समाज में दोष निर्माण हुए हैं, अस्पृश्यता, ये भारत की परंपरा नहीं है। अगर एक ही ईश्वर सब में विद्यमान है, तो कोई अनटचेबल कैसे हो सकता है, कोई निचली जाति का ऊंची जाति का कैसे हो सकता है। हर एक के काम अलग अलग होंगे, लेकिन हमारे यहाँ श्रम प्रतिष्ठा थी। कोई काम हल्का नहीं है, कोई काम बड़ा नहीं है, प्रत्येक कार्य आवश्यक है। राष्ट्र पुरुष चलने के लिए, जैसे अपना शरीर है, शरीर चलने के लिए अनेक अवयव तरह तरह काम करते हैं, कोई हल्का कोई ऊंचा ऐसा नहीं है। चरण स्पर्श कर वहां माथा
टिकाने की हमारी परंपरा रही है। पैर मिट्टी में मैले होते हैं, वो नीचे नहीं है। तो ये कहां से आ गया? इसको दूर करना चाहिए। ऐसे दोष हमारे समाज में जो है, ऐसे दोषों को हमको समझना चाहिए। करप्शन है, क्यों हो रहा है, इसके मूल में जाना चाहिए। तो हमको समाज को अच्छी बातों को भी जानना है, याद करना है। इतिहास में हमारी जो गलतियां हुई उनको भी हमको समझने का प्रयत्न करना है। तो ये बात हुई भारत को जानो की। उसके आधार पर फिर भारत एक केवल एक देश का नाम नहीं है, भारत एक जीवन का विचार है, एक जीवन का दृष्टिकोण है। वह केवल किताबों में, पुस्तकों में और भाषणों में रहेगा तो नहीं चलेगा। प्रत्यक्ष वह जीवन में अभिव्यक्त होना चाहिए। ये भारत दिखना चाहिए। ये महत्व की बात है। अभी एक मणिकर्णिका नाम की फिल्म का गीत था, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। इस गीत के जो लेखक है वो मेरे अच्छे मित्र है। मेरा उनसे मिलना हुआ। मैंने कहा आपका गीत बड़ा अच्छा बना है, लेकिन मैंने उसमें एक सुधार किया है। एकदम चौंक गए वो। क्या किया? मैंने कहा उसमें एक बात जोड़ी है कि मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए बराबर है, लेकिन ये भारत भारत रहना चाहिए, वो महत्व की बात है। तो ये भारत का भारत रहना किस पर है? तो केवल नाम रहेगा, मेरे पासपोर्ट पर रहेगा भारत, वहीं चलेगा। तो यहाँ के समाज के आचरण में यह भारत अगर रहेगा तो भारत भारत रहेगा। तो ये भारत मेरे आचरण में आना चाहिए। तो कैसा होगा ये मेरा भारत? तो दिनचर्या से आरंभ होती है। मैं तो सभी से कहता हूं कि हर एक ने सूर्योदय देखना चाहिए। एक रॉबिन शर्मा नाम के प्रसिद्ध लेखक है, उनकी अनेक पुस्तकें प्रसिद्ध है। उनकी लेटेस्ट पुस्तक का नाम है 5 AM क्लब। तो मैं मजाक में कहता हूँ कम से कम 6 AM क्लब की शुरुआत करनी चाहिए। 6 बजे के पहले उठना। हमारा अगर तमोसमा ज्योतिर्गमय की प्रार्थना करते हम, तो हाँ, किसी की नाइट ड्यूटी है तो बात अलग है, कोई बीमार है उनको अटेंड करने गया तो बात अलग है, किसी को भारत में रहकर अमेरिका के समय के अनुसार ऑफिस में काम करना पड़ता है, उनकी बात अलग है। लेकिन ऐसे बहुत कम लोग हैं, विशेषतः युवा है। कई बार लोग उठकर क्या करना पता नहीं, इसलिए आराम से सोते रहते हैं। एक कॉलेज छात्रा कार्यकर्ता की बेटी मुझे मिली। ऐसी मैंने पूछा कितने बजे उठती हो? उसने कहा, शर्मा गई। मैं हंसा। तब उसने कहा, नहीं अंकल, मैं जल्दी उठती हूँ आजकल, आजकल जल्दी उठती हूँ। यानी कितने बजे? तो कहा 8 बजे। उसके लिए 8 बजे जल्दी हो गया। मैंने कहा क्यों? कहा कि 9 बजे पेपर होता है मेरा, मेरी परीक्षा चल रही है। मतलब नॉर्मल कब उठती है? 9 बजे। क्यों? तो कॉलेज 10 बजे होता है। इसका मतलब उठकर तैयार होने में 1 घंटा चाहिए, तब उठना, क्योंकि उठकर क्या करना पता ही नहीं है। तो 6 बजे अगर उठेंगे तो यू कैन क्रिएट, मैंने उससे समझाया, यू कैन क्रिएट 3 आवर्स डेली। उसका तुम अच्छा उपयोग कर सकते हो, पढ़ने के लिए, व्यायाम करने के लिए, घूमने जाने के लिए, कुछ गीत सीखने के लिए, कुछ संगीत सीखने के लिए। यू कैन क्रिएट 3 आवर्स मोर। उस दिन से, ये बात हमारी 2014 की बात है, वो रोज सुबह 6 के पहले उठ रही है, प्राणायाम ध्यान कर रही है और कहती है कि मुझे बहुत ऊर्जा मिलती है। इसके पहले मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था। तो सामान्यतः शुरुआत यहां से करनी चाहिए। फिर हमारी भाषा, हम अंग्रेजी अच्छा बोले कोई बात नहीं, लेकिन हमको हमारी भाषा के शब्द पर्यायी होनी चाहिए। कम से कम आधा घंटा हम अपनी भाषा में अंग्रेजी का प्रयोग की बिना बोल सकते हैं क्या? एक बार हम लोग प्रयोग करके देखिए, ध्यान में आता है? नहीं बोल सकते हैं। तो आग्रहपूर्वक ऐसा प्रयत्न करना चाहिए। फिर भारत के बनने की बात है, तो अर्थ के प्रति मेरा दृष्टिकोण क्या है? हमको आर्थिक संपन्नता नहीं चाहिए, हमको लक्ष्मी को संपादन करना है। किसी मार्ग से पैसा नहीं कमाना है। धर्म की हमारी व्याख्या क्या है? मैं जब गुजरात के बड़ौदा में प्रचारक के नाते पहली बार गया, तो पूज्य मुरारी बापू की राम कथा थी। लाखों लोग आजू बाजू के गांव से आते थे। वहां पर केवल ऑटो रिक्शा ही चलती है या सिटी बस सर्विस है, और कोई अन्य साधन नहीं है।
या अगर खुद का वाहन है तो आजू बाजू के गांव के लोग बस अड्डे से लेकर पोलो मैदान नाम का जो ग्राउंड था जहाँ पर रामकथा थी वहां पर आते थे। मुझे पता चला कई रिक्शा वालों ने उनके पास से वहां जाने तक के किराया नहीं लिया, क्यों? राम कथा में जा रहे, अच्छे काम को जा रहे, राम के काज में मेरा भी सहयोग होना चाहिए। दे गिव फ्री सर्विस। मुझे ऐसा लगा ये लोग कितने धार्मिक लोग, ऐसा लगा। लेकिन 3 महीने बाद यह मेरा भ्रम टूट गया, क्योंकि अचानक किसी कारण से लोकल सिटी बस सर्विस का स्ट्राइक हुआ, तो अब लोगों को ऑटो रिक्शा की सिवा अन्य कोई साधन था ही नहीं उपलब्ध। उस समय ये रिक्शा वालों ने लोगों से 3-3 गुना किराया लिया। यानी जिसका बस का किराया 3 रुपये होता है, उसको अगर वो उस ऑटो रिक्शा में जाएगा तो किराया 30 रुपये होगा। तो 3 रुपये किराए से काम होता है, 30 रुपये देना उसके लिए। उससे इन लोगों ने 100-100 रुपये लिए। तो कैसे भी कमाना है क्या? तो मेरा अर्थ के प्रति दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? एक बार मैं प्रवास पर गया था अरुणाचल प्रदेश में। वहां दोपहर को एक छोटे होटल में चाय के लिए रुके हम 5 बजे। एक महिला थी, 45-50 साल आयु की, होटल चला रही थी। मैं दूध की चाय नहीं पीता हूँ, तो छलनी में चाय पत्ती रखकर उबलता पानी ऊपर से डालना, केवल दूध नहीं, चीनी नहीं। मेरी चाय बनी, बाकी 3 लोगों ने सामान्य चाय ली। विभाग प्रचालक जब उस महिला को पेमेंट करने गया तो मेरे ध्यान में आया वहां कुछ विवाद चल रहा है। मैं जाकर देखा, देयर वाज ए डिस्प्यूट। क्या विवाद था? तो हमारा प्रचारक उस महिला को 4 कप चाय के पैसे दे रहा था, लेकिन वो 3 कप चाय के पैसे लेने के लिए तैयार थी। मैंने कहा, बहन जी मैंने चाय पी है, हम 4 लोग हैं, आपको 4 के पैसे लेने चाहिए। उसने तपाक से मुझे कहा, आपने पी वो चाय नहीं थी, पानी था। मुझे आश्चर्य हुआ, ये घर को आर्थिक सपोर्ट करने के लिए होटल चला रही है, उसको पैसा कमाना ही है। उसने पानी गर्म किया है, उसका गैस जला है, चाय पत्ती खर्च हुई है, लेकिन वो कहती ये नहीं मुझे, मेरे और इतना आग्रह करने पर भी उसने 3 कप चाय के पैसे लिए। ऐसा अनुभव मेरा एक बार बिहार में आया। ये मैंने जब यहाँ दिल्ली के महिला प्राध्यापकों से मेरी बात हो रही थी अभी कुछ दिन पूर्व, वहां मैंने घटना बताई। तो एक प्राध्यापक ने कहा कि वो लेह लद्दाख से वापस आ रहे थे। एक जगह छोटे बच्चे साथ में थे, एक जगह बच्चों के लिए दूध चाहिए था, तो एक छोटे होटल के पास गाड़ी रोकी, दूध मिला। जब पूछा कितना पैसा हुआ, होटल मालिक ने कहा हम बच्चों के दूध के पैसे नहीं लेते हैं। इनको आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा अरे जिस होटल में रुके थे वो तो 500 रुपये लेते थे बच्चों के दूध के। इसको पैसा कमाने की का एक अवसर आया है, वो पता है नहीं मुझे ऐसा धन नहीं कमाना है, मेरा पक्का है मुझे क्या कमाना है, कैसे कमाना है। और एक बात है, हमारे कार्यकर्ता रामकृष्ण जो आजकल विद्या भारती के अखिल भारतीय अध्यक्ष है, संघ के अधिकारी भी है, ये प्रवास पर जा रहे थे श्रीकाकुलम जिला की तरफ आंध्र प्रदेश में। दोपहर को भोजन के लिए एक जगह रुके होटल में। शांता होटल था, छोटा था तुलना में। भोजन सामने आया, भोजन शुरू करने वाले थे, इतने में एक भिखारी उनके पास आकर भीख मांगने लगा। इन्होंने अपने जेब में हाथ डाला पैसा निकालने के लिए। होटल मालिक ने देखा, इनको रोका। यह नहीं कहा पैसा मत दीजिए, आज आप दोगे कल कौन देने वाला है, इनकी आदतें खराब मत करो, ऐसा नहीं कहा। उसने क्या कहा, नहीं भाई साहब ये मेरे दरवाजे पर आया है, मुझे देना है, आपको नहीं देना है। उनको इतना आश्चर्य हुआ। लोग क्या सोचेंगे, 4 लोग आते हैं, 2 ऐसे निपट गए तो अच्छी बात है, मेरा पैसा बच गया, ऐसा नहीं है। ये मेरा ग्राहक है, इससे मैं कमाता हूं, मेरे कमाई में इनका हिस्सा ये मानता है। कोई कानून नहीं है, इसने मान लिया है। तो अर्थ ये जो तेन त्यक्ते न भुंजी था और माँ गृधा की बात है, इन्होंने शायद दोनों ने उपनिषद नहीं पढ़े होंगे। उनका एक दृष्टिकोण है अर्थ के तरफ देखने का, कैसा मुझे कमाना है। यहाँ दिल्ली में एक सरदार जी ऑटो रिक्शा ड्राइवर है, हमारे कार्यालय के ड्राइवर ने बताया उनकी क्या दृष्टि है, क्या विशेषता है। तो यहाँ पर भावताल करने पड़ते हैं, मीटर से नहीं चलता है। तो निजामुद्दीन स्टेशन से झंडे वाला मंदिर जाना है तो
100 रुपया किराया होता होगा, तो स्वाभाविक रिक्शा वाला 100 कहेगा, ग्राहक 70, 80, 90 ऐसा घास घिस करेगा और फिर एक तय होगा, बैठ जाएगा। इसका नियम है कि जितना किराया होता है उतना कहता है, जितना ग्राहक कहता है उतना स्वीकार कर लेता है, बिठा देता है, कभी खाली रहता नहीं है। दूसरा ऐसा है, रास्ते में कोई उसको लंगड़ा, अंधा, अपाहिज कोई मिला है, उसको रिक्शा रोकता है, उसको बिठाकर जहां पहुंचना है वहां पहुंचाता है, उससे से किराया नहीं लेता है। दोपहर 12 से 3 तक इस समय में जितनी कमाई होती है वो पैसा रोज का एकत्र करते हुए गुरुद्वारा में दान करता है। रविवार को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक वहां कार सेवा करता है। इसका धन कमाना है, घर चलाना, इसका एक लेकिन एक दृष्टिकोण है। तो अर्थ की तरफ हमारा दृष्टिकोण क्या है? यह भारत का दर्शन इसके माध्यम से भी होना चाहिए। ऐसे असंख्य उदाहरण आते हैं, यह अपवाद नहीं है, लेकिन ऐसा सर्वत्र नहीं दिख रहा है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा है, ध्यान में आता है, वो अधिक स्वार्थी, अधिक भौतिकतावादी, अधिक आत्म केंद्रित होता आ रहा है। इसलिए पढ़े लिखे लोगों में वास्तव में भारत को जानकर यह भारत का एक दृष्टिकोण मेरे आचरण से दिखना चाहिए। दूसरी महत्व की बात है कि स्त्री के तरफ देखने का भारत का दृष्टिकोण एक विशिष्ट है, परंपरा से है। वह सम्मान स्त्री को मिलना चाहिए। स्त्री अत्यंत विद्यावती होती थी। शंकराचार्य और मंडन मिश्र दोनों प्रकांड पंडित, द्वैत अद्वैत तत्व ज्ञान के बारे में दोनों की चर्चा, वाद विवाद लंबे कई दिनों तक चला। मंडन मिश्र के घर पर ही सारा होता था। जज कौन थी उसकी? तो जज मंडन मिश्र की पत्नी भारती थी। यानी इन दोनों प्रकांड पंडितों के चर्चा का जजमेंट करने जितनी क्षमता उसकी थी, और अपने पति की तरफ से पार्शली वो मत नहीं देगी, इसका विश्वास दोनों को था। तो एक समान अवसर, एक सम्मान पूर्वक भावना घर में भी, समाज में भी, अपने कार्यस्थल में भी। स्त्री को देखकर मेरा पशुत्व जगता क्यों है? मेरे अंदर का देवत्व जगना चाहिए, उसके अंदर के देवत्व को पहचानना चाहिए। तो यह जो एक परंपरा से भारत का जो एक आचरण रहा, यहाँ पर शिवाजी महाराज का उदाहरण है कि हिंदू की स्त्रियों को लूटकर और बारात अपने जनान खाना में भर्ती करने का रिवाज जहां पर था, तो एक मुस्लिम सरदार की बहू को लूट में लेकर आते इनके सरदार, शिवाजी उसको डांटता है, खबरदार फिर से स्त्री के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना है, तो संपत्ति नहीं है। उसकी सुंदरता देखकर कहते हैं कि तुम्हारे जैसी मेरी माँ सुंदर होती तो मैं भी तुम्हारे जितना सुंदर होता। तो माँ को मानकर उसका सम्मान करते हैं, उसको अपने घर वापस भेजते हैं। तो सर्वत्र ये भारत का बनना इन्हें क्या है? भारत में श्रमिक वर्ग है, तरह तरह के काम होते हैं। तो सब कोई भी छोटा मोटा काम करता हो, कोई काम छोटा नहीं है, घर के लिए आवश्यक काम है। घर घर में आजकल कचरा इकट्ठा करते हैं और फिर कोई व्यक्ति आकर वो कचरा लेकर जाता है। एक घर में ऐसा कचरा लेने के लिए व्यक्ति आया, तो दरवाजा खटखटाया, कॉल बेल बजी, तो माँ ने पूछा बेटे को, देखो कौन आया है? उसने कहा माँ कचरा वाला आया है। तो माँ कहती बेटा वो सफाई वाला है, कचरे वाला तो हम है, कचरा हम तैयार कर रहे हैं, वो सफाई के लिए आए हैं। तो एक दृष्टिकोण है, उसका काम जो भी उसके साथ सम्मान का व्यवहार हमारा होना चाहिए। तो ये श्रम प्रतिष्ठा की बात है, समरसता की बात है। कोई ऊंचा नीचा जाति का भाव नहीं हो, जाति के नाम से भी न हो, काम के कारण भी नहीं हो। इस प्रकार से एक भारत के बनने की बात है, इस पर हमारा अधिक बल होना चाहिए। तो अपने जीवन में, अपने आचरण में ये भारत का जो अध्यात्म आधारित एकात्म सर्वांगीण चिंतन है, वह अनेक रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। हमारे घरों में, बुजुर्गों में, गांव में यह दिखता भी है, लेकिन पढ़े लिखे वर्ग में, शहरों में, शिक्षित लोगों में धीरे धीरे इसका लोप हो रहा है। और गांव के लोग शहरों के लोगों को देखकर अपनी दिशा तय करते, उनका अनुकरण करने का सोचते। इसलिए पढ़े लिखे सुविद्य शहरों में रहने वाले ऐसे लोगों के द्वारा ऐसे उदाहरण प्रस्तुत होंगे, तो हर व्यक्ति के अंदर यह भाव इतना जल्दी जगता है,
उसको इतनी प्रेरणा मिलती है, इतना आनंद आता है, उसका अनुसरण करने का वो सहज प्रयत्न करता है, आनंद से करता है, ऐसा अनुभव है। सो इट इज सो इन्फेक्शस एक्चुअली। तो ऐसा आचरण होना चाहिए। और आखिरी बात आती है, तो भारत को मुझे बनाना है। तो भारत को बनाने की मेरी जिम्मेदारी है, इसको समझने का प्रयत्न करना चाहिए। भारत के वनों में एक पर्यावरण की बात भी आती है। अभी मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ, युवा लोगों से, कि पानी, ऊर्जा, इलेक्ट्रिसिटी और प्लास्टिक का उपयोग कम करना चाहिए। तो दो लड़कियों से पूछा, कॉलेज पढ़ने वाली, तुम शावर में नहाती हो, शावर लेकर, या बकेट में पानी लेकर? शावर में। कितना समय? आधा घंटा कम से कम। जब मैंने ये बात कही, इस इतने पानी क्या क्या आपको जरूरत है क्या? बकेट में पानी का स्नान नहीं करना चाहिए? पानी कितना महत्व का वगैरह। केवल बात करने से उनमें परिवर्तन आ गया। अब वो बकेट में पानी लेकर अपना स्नान पूर्ण करती है। बिजली की बात है, पर्यावरण की बात है, प्लास्टिक की बात है। इन सारी बातों को प्रत्यक्ष आचरण में लाना है, क्योंकि भारत का यह दृष्टिकोण मुख्यतः है। ये तो पंचमहाभूत है वास्तव में देखा जाए तो। और आखिरी बात एक भारत को बनाओ कि मैं करूंगा, वो यानी, तो मुझे भारत को बनाना है तो पहली बात, मैं जहां पर हूं, जिस काम में हूं, पहली बात का आग्रह होना चाहिए, मुझे समय पालन करना है। जो काम समय पर जहां जाना है समय पर पहुंचूंगा। जिस काम का मैंने जिस समय करने का कमिटमेंट किया है उस समय पर पूर्ण करूंगा। हमारे यहाँ देर से करने के लिए लोग मजाक में इंडियन टाइम कहते हैं, यह भारत का अपमान है। स्वामी विवेकानंद सार्ध शती के समय मेरा जोधपुर में कार्यक्रम था, सार्ध शताब्दी समारोह समिति की ओर से था, 2012-13 की बात है। शाम को 5:30 बजे कॉलेज छात्रों का कार्यक्रम था। यही विषय रखा था मैंने, भारत को मानो, जानो, बनो, बनाओ, सोचा था बोलने का। मुझे जहां रोका था उन्होंने, निवास मेरा था, मुझे अंदाज नहीं था वो स्थान और जहां पर कार्यक्रम, वो स्थान में अंतर कितना है। इसलिए मैंने वहां के लोगों से पूछा, आयोजकों से, कि 5:30 बजे कार्यक्रम है, तो घर से हमको कब निकलना होगा? उन्होंने कहा शाम को 6 बजे। मैं चौंक गया, कोई कार्यक्रम 5:30 का है, आपने पत्रिका छापी है, 6 बजे कैसे? उन्होंने कहा सब लोग जरा देर से आते, हम कार्यक्रम 6:30 तो शुरू करेंगे। मैंने कहा एकदम गलत बात है। अब आपको वो संघ का कार्यक्रम नहीं था, मैंने कहा आपको कार्यक्रम जब शुरू करना तब करो, लेकिन मैं वहां पर 5:30 के बाद पहुंचा, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं 5:30 के पहले पहुंचूंगा, मैं वहां कोने में बैठा रहूंगा, आपको जब कार्यक्रम शुरू करना तब कीजिए। जहां भी पहुंचना है मैं समय पर पहुंचूंगा। मैं पहले पहुंचा, एक आधा पुस्तक साथ ले जाऊंगा, मैं ऐसा करता था। पुस्तक पढ़ सकते हैं हम, कुछ नोट लिख सकते हैं। आजकल तो पुस्तक, आजकल आजकल तो मोबाइल में इतना ज्ञान, इतनी जानकारी, इतना एंटरटेनमेंट है, उसका आप उपयोग कर सकते हैं समय का। लेकिन मेरा आग्रह होना चाहिए, मैं समय पर पहुंचूंगा। शुरुआत यहां से होती है। जापान में हर व्यक्ति समय पालन करता है, उसके हाथ में रिस्ट वॉच नहीं होती है, केवल घर में और ऑफिस में और पब्लिक प्लेस में घड़ी होती है, क्लॉक। और भारत में हर एक के हाथ में घड़ी है, सब देर से पहुंचते हैं। इसको बदलना पड़ेगा। मैं नियम का पालन करूंगा, ट्रैफिक नियमों का पालन। लाल लाइट लगा है, हम देखते हैं पुलिस नहीं है, सीधा आगे जाते हैं। मुझे ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए पुलिस की आवश्यकता क्यों है भैया? मेरे देश का कानून है, सबकी सुविधा के लिए बना है। मैं तो ऐसा कहता हूं कि मेरे देश के कानून का पालन मुझसे करवाने के लिए किसी व्यक्ति का हाजिर होना, ये मेरे मनुष्य होने का अपमान है। भेड़ बकरियों को, गाय भैंस के लिए शायद हाँकने के लिए, रोको, चलो आगे बढ़ो, बाएं चलो, दाएं चलो, ये कहने के लिए व्यक्ति की जरूरत है, मनुष्य के लिए नहीं होने चाहिए। अभी 4-5 दिन पहले एक मराठी चित्रपट सृष्टि के लोगों से मेरी बातचीत चल रही थी।
अब ये कोरोना कालखंड में उनका शूटिंग फिर से शुरू हुआ है। उनकी तरफ से कंप्लेंट क्या आई कि शूटिंग स्थान पर लोग आते हैं, जो आर्टिस्ट है, टेक्निकल स्टाफ है, बाकी लोग हैं, तो वहां पर सैनिटेशन ठीक से करना चाहिए, सबने हाथ साफ करना चाहिए, मास्क लगाकर आना चाहिए, इसका पालन करना है कि सरकार ने व्यवस्था करना चाहिए, ऐसा उनके मांग है। मुझे आश्चर्य हुआ। तो इसका संबंध अपने खुद के स्वास्थ्य से है, तो जो वहां का इंचार्ज है, साइट इंचार्ज है, उसने ध्यान नहीं रखना चाहिए। जो आने वाले हैं उनका स्वास्थ्य संबंधित है, तो मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, सादा करना, दूर रखना, इसका पालन करवाने के लिए पुलिस की जरूरत क्यों है? सरकारी तंत्र की जरूरत क्यों है? टैक्स भरना है, मगर कमा रहा हूं, मैं मेरा टैक्स भरूंगा ईमानदारी से। ये इसके लिए मुझे सरकारी तंत्र प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। ये मेरे मनुष्य होने का अपमान है। भारत ऐसा रहेगा तो भारत आगे नहीं बढ़ेगा। मेरा देश है, मुझे मेरे देश को गढ़ना है, तो प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी होनी चाहिए। फिर प्रत्येक काम में एक्सेलेंस, उत्कृष्टता होनी चाहिए। मैं कारखाना है मेरा, उसमें चीज बनती है, उसका प्रोडक्ट इट शुड बी एक्सेलेंट, उत्कृष्ट होना चाहिए। मैं स्वीपर हूँ, झाड़ू लगाता हूँ, मेरा झाड़ू लगाना अत्यंत उत्कृष्ट होना चाहिए, एक्सलेंट। मैं धोबी हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, मेरे प्रत्येक कपड़े की प्रेस उत्तम होगी। मैं मैकेनिक हूँ, मेरे यहाँ जो भी बात चीज आएगी उसको, मैं शिक्षक हूँ, प्रत्येक कार्य में ये एक्सेलेंस दिखना चाहिए, उत्कृष्टता होनी चाहिए। क्योंकि इस उत्कृष्टता के माध्यम से मेरे कर्म पुष्पों के द्वारा इस राष्ट्र पुरुष की सेवा कर रहा हूं, मुझे उसका वेतन मिल रहा है, कुछ न कुछ मुझे उसका रिम्यूनरेशन मिलने वाला है। मुझे पूर्ण भक्ति के साथ यह काम करना है। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर ने कहा है, यह सर्वात्मक ईश्वर है, उसकी हम अपने कर्म कुसुमों से पूजा करते हैं, उससे उसको अतीव आनंद होता है, ऐसा कहा है। अनेक देशों में ऐसी बात है। छोटा, मैं जब स्कूल में पढ़ता था तो पेंसिल शार्पनर आता था, पेंसिल नोक करने वाला, मेड इन इंडिया वाला, बार बार वो नोक टूट जाती थी, और जर्मनी वाले लेते थे, अच्छी नोक होती थी। अब सादा पेंसिल शार्पनर बनाने के लिए बहुत हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, लेकिन ये आग्रह नहीं है कि मेरे यहाँ ये चीज बन रही है, उस पर मेड इन इंडिया में छाप रहा हूँ, वो उत्तम होना चाहिए। मैं दुकानदार हूँ, मेरे यहाँ का माल स्वच्छ शुद्ध होना चाहिए, नो एल्ट्रेशन। मैं दुकानदार हूं, मेरे यहाँ का तोल माप है, अत्यंत योग्य होना चाहिए। यानी हर चीज में, तो मेरे प्रत्येक कृति में, प्रत्येक कार्य में एक्सेलेंस, उत्कृष्टता होगी, तो इतना आनंद आता है, इतना समाधान मिलता है। और ये भी देश को बताने का एक महत्व का भाग है, एक आर्थिक अनुशासन की बात भी है। सामाजिक समरसता है, देश को बनाना है तो सारा समाज के बारे में कोई ऊंचा नीचा नहीं है, कोई अस्पृश्य अनटचेबल नहीं है। मैं सबको मेरे अपनेपन के भाव से साथ लेकर चलूंगा। अपने अपने काम पर काम हर एक का अलग होगा, अब समाज के नाते हम मिलते हैं, हम सब साथ बैठकर समाज के बारे में बात करेंगे। वृक्षारोपण करना है। कचरे की बात है तो कचरा निकाल कर जहां डालना चाहिए वहीं पर कचरा मेरा पहुंचेगा। अगर दो हिस्से होने वाले हैं, वेट वेस्ट एंड ड्राई वेस्ट, तो अलग अलग इस हर चीज को करवाने के लिए सरकारी तंत्र की जरूरत क्या है? ये सब इसके लिए खर्चा नहीं आता है, एक एटीट्यूड के महत्व की बात है। हमारे यहाँ सार्वजनिक संस्थाएं हैं, वहाँ का जो व्यवस्थापन है वो वास्तव में ठीक नहीं होता है, अक्सर नहीं होता है। तो इसलिए अपने समाज के तरफ से हम समाज के नाते वहां पर इनिशिएटिव लेकर उनको, लाइब्रेरी है, बगीचा है, अन्य कोई स्थान है, वहां का सारा व्यवस्थापन उत्तम हो, इसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। स्वदेशी का आग्रह होना चाहिए। तो ये अनेक तरह से हम देश को बना सकते हैं। मेरे देश पे निर्मित जो वस्तु है उसी को लेने का मैं आग्रह करूंगा, ताकि सारा प्रॉफिट ये हमारे देश में रहेगा, हमारे देश के लोगों को रोजगार मिलेगा। इसका आग्रह बनना चाहिए। अत्यंत आकर्षक बाहर की वस्तु हो तो भी मैं नहीं लूंगा। अभी ये जो
लॉकडाउन के कारण जो चाइना वगैरह की बात चल रही थी, हमारे एक प्रांत कार्यवाही यहाँ उत्तर क्षेत्र में, उनका 8 साल का बेटा है, बड़ी बेटी छोटी है, मतलब उससे बड़ी बेटी है 12-13 साल की, 8 साल का बेटा है, पति पत्नी, ये चारों लोग जा रहे थे, एक खिलौने का दुकान देखा, उस 8 साल के बच्चे ने एक धनुष्य बाण, तीर कमान वहां देखी, एक जो इतना आकर्षक था, जिद की कि मुझे यह खिलौना अभी के अभी चाहिए। समझाया बाद में लेंगे, वो रास्ते पर बैठ ही गया और रोने लगा, ताकि चलो भाई चलो ले लेते हैं। इसलिए उसकी माँ उस बेटे को लेकर दुकान में गई, पिता और बेटी वहीं बाहर ही खड़े रहे कार के पास। तो वहां लिया, उस खुश हुआ, चलो जो उसको खिलौना चाहिए था वो खिलौना मिल गया, वो माँ पेमेंट कर दी। इतने में उस लड़के ने कुछ देखा, वो सेल निकाल कर देखा वगैरह, और माँ के पैर पर जोरदार पैर ऐसा पछाड़ने लगा, माँ देखो देखो क्या है। उसने देखा, अपनी उंगली दिखाई, यहाँ लिखा है मेड इन चाइना। जैसा उसने पढ़ा मेड इन चाइना, उसने खिलौना वापस कर दिया। इतना आश्चर्य हुआ, एक क्षण पहले इतना लालायित था, उस खिलौने के लिए जिद कर रहा था, जैसे मेड इन चाइना, 8 साल का बच्चा है। वो दुकानदार को इतना आश्चर्य हुआ, वो काउंटर से बाहर आकर उसने उसको हाथ जोड़ के प्रणाम किया कि बेटा कौन से स्कूल में पढ़ते हो? उसने कहा शिशु मंदिर में पढ़ता हूँ। तब उस दुकानदार ने कहा कि अब तुमको मेड इन इंडिया का अच्छा खिलौना लाने की जिम्मेदारी मेरी है। तो ये संस्कार है। तो स्वदेशी का अपना आग्रह है। पर्यावरण पर्यावरण की हानि हम ही कर रहे हैं। अब ये लॉकडाउन के कारण सारा कारखाने बंद थे, तो गंगा जी नदी इतनी शुद्ध बह रही थी, यमुना जी शुद्ध बह रही थी। अशुद्ध कौन करता है? तो वहां के आसपास के कारखाने के अपना वेस्ट ड्रेनेज समझ कर गंगा जी में डाल देते, नदी में डाल देते। ये वास्तव में अपेक्षित नहीं है। उसका जो केमिकल वेस्ट है, उसका ट्रीटमेंट की व्यवस्था है, उसके सरकारी नियम है, पद्धतियां हैं। मैं इस प्रकार का मेरा व्यवसाय करते हुए पर्यावरण को कोई हानि न पहुंचाते हुए, उलट पर्यावरण को अधिक अधिक वृद्धिंगत करने का प्रयत्न करते हुए तो ऐसे अनेक बातें हैं जो अपने छोटे छोटे कृत्य के माध्यम से हम भारत को बना सकते हैं। तो छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन से, छोटे छोटे आग्रहपूर्वक, निष्ठापूर्वक किए हुए कर्मों से, कार्यों से देश आगे बढ़ेगा। और एक बार जो एक्सेलेंस आएगा एक समय में, भारत का जो मैंने कहा कि व्यापार में सहभाग सर्वाधिक था, और हम लोग अनाज उस समय बेचते नहीं थे, दे वर द गुड्स विच यूज्ड टू सेल। तो प्रत्येक घर में उद्योग होता था, उद्योग का पूर्ण परिवार उसमें सहभागी होता था, और सारा आर्थिक व्यवहार महिला संभालती थी, उद्योग का पूरा, उस घर का। बाद में लोगों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ा नौकरी के लिए, तब महिला घर में रहने लगी। लोग मानते हैं कि महिलाओं को हमने घर में बंद कर, वास्तव में नहीं। पहले दोनों घर में रहकर ही सारा आर्थिक उत्पादन कर रहे थे, फिर पुरुषों को कमाने के लिए बाहर जाना पड़ना, दैट वाज एन एबरेशन एक्चुअली। लेकिन बाद में ये बंधन नहीं, इसलिए सभी का सभी क्षेत्र में सहभाग वाली बात है। तो अपने स्वयं के परिवार से, अपने आसपास के मित्रों से बात करना, और नए लोगों को मिलना, जोड़ना, उनको सक्रिय करना, यह जो अपना भारत का विचार है, इस भारत के विचार के साथ, क्योंकि हम सब विद्या भारती के विद्यालय में पढ़े हुए हैं, इसलिए इन बातों को आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। यू कैन वेरी इजिली रिलेट विथ इट। आप लोग शायद ऐसा कर भी रहे होंगे, हो सकता है कोई बात नहीं, मैंने ऐसी 12 बातें बताई है, हो सकता है उसमें से 10 बातें कर रहे होंगे, 2 छूट गई होगी, और उसमें आप 3 बातें स्वयं की प्रज्ञा से सोचकर जोड़ भी सकते हैं। कि हम केवल करेंगे नहीं चलेगा, धीरे धीरे हमको अपने समान लोगों को साथ जोड़ना पड़ेगा। तो खुद होकर जाकर लोगों को मिलना, लोगों से चर्चा करना, लोगों को इस दृष्टि सक्रिय करना, और समाज को मुझे देना है। एक अमृतलाल वेगड़ नाम के जबलपुर में चित्रकार थे, लेखक थे, अब देह उनका शांत हो गया। उन्होंने नर्मदा परिक्रमा 3 बार की है। तो नंदलाल बोस के पास शांति निकेतन में वो ड्राइंग पेंटिंग सीखने के लिए गए थे, 5 साल बाहर रहे। वहां से जब लौटे
तब उन्होंने नंदलाल बोस के चरण स्पर्श किया आशीर्वाद लेने के लिए। नंदलाल बोस ने, उनके गुरु ने इस अपने होनहार शिष्य को आशीर्वाद दिया। उसके शब्द थे, बेटा तेरा जीवन सफल ना हो। ऐसे को आशीर्वाद देता है। आगे कहा, सफल होने वालों की दुनिया में कोई कमी नहीं है। उनके नाम रोज अखबार में छपकर आते हैं। और फिर कहा, तुम अपना जीवन सार्थक करना। फिर वो कहते हैं कि सार्थक करना है ने क्या? वो कहते हैं, समाज से मुझे बहुत मिलता है। समाज है इसलिए मैं हूं। तो समाज को वापस लौटाना प्रयत्न करना, यह जीवन सार्थक करने का मर्म है। और समाज के पास अधिकार, इसलिए समाज को देने की बात नहीं है, समाज को लौटाने की बात है, क्योंकि समाज का ही है, वहां से मिला है। यह समाज के पास एकत्र जो पूंजी है, इस पूंजी के आधार पर समाज संपन्न समृद्ध बनता है। भगिनी निवेदिता कहती है, जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक अपने ही पास न रखकर समाज को देते हैं, ऐसे समाज के पास एकत्र हुए पारिश्रमिक के पूंजी पर समाज संपन्न समृद्ध बनता है। तो समाज के हर व्यक्ति संपन्न समृद्ध बनती है। और जिस समाज में लोग अपने परिश्रम का पारिश्रमिक समाज को न देकर अपने ही पास रखते हैं, वो समाज में कुछ लोग संपन्न होते हैं, परंतु समाज दरिद्र रहता है। निवेदिता उदाहरण देती है कि जब अंग्रेज व्यापार करने भारत में आए, तब दिल्ली के मुगल बादशाह की इकलौती बेटी को बहुत बुखार आया था। उसका बुखार कम नहीं हो रहा था। तो हैमिल्टन नाम के डॉक्टर को बुलाया, जो अंग्रेज था। उसने ट्रीटमेंट की। जब पूछा कितनी फीस चाहिए, क्या चाहिए, उसने अपने लिए में उसने कहा कि मेरे देश से जो व्यापारी यहाँ पर आए हैं, उन्हें जमीन खरीदने का अधिकार दीजिए और सेना रखने का अधिकार दीजिए। अपने परिश्रम का पारिश्रमिक समाज को दिया। मैंने जिस जिस इजराइल की बात की, वाइजमन ने जब रानी ने मांगने के लिए कहा, उसने समाज के लिए मांगा। तो जब समाज को देते हैं, तो भारत में इसको धर्म कहा गया है। धर्म ये पहनने की चीज नहीं है। तिलक लगाना, माला पहनना, मंदिर में जाना, प्रदक्षिणा करना, व्रत करना, जल चढ़ाना, ये धर्म नहीं है, इसको उपासना कहा है। उपासना धर्म के लिए है। धर्म क्या है? धर्म आचरण का नाम है। कहा गया है कि ओपन योर आईज, आंखें खोलो, एंड क्लोज योर कैपिटल आई, मैं छोटा करो। मैं छोटा होता है और आंखें खुलती है, तो हम का दायरा धीरे धीरे बड़ा होता है। द सर्कमफेरेंस ऑफ वी एक्सपांड्स। और जो अपने लगते हैं, उन अपनों के लिए कुछ कुछ करने का मन होता ही है। ये हम करते हैं, इसको हमारे यहाँ धर्म कहा है। धर्म अपनेपन से समाज को देना, यह धर्म है। इसलिए लोगों के रहने के लिए मकान बना, उसको धर्मशाला कहते हैं। धर्मादाय दवाखाना में जो बीमार है, उसको दवा मिलती है। अन्न छत्र चलते हैं, वहाँ भूखा उसको भोजन मिलता है। गर्मी के दिनों में पानी की प्याऊ चलते हैं। ये सब धर्म कार्य है। और धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट, वो भेदभाव नहीं करता है। धर्मार्थ दवाखाना में बीमार है, उसको दवा मिलेगी। अन्न छत्र में भूखा है, उसको भोजन मिलेगा। प्याऊ में प्यासा है, उसको पानी मिलेगा। धर्मशाला में अगर जगह है, छत चाहिए, 2 रात रुकना है, वहां जगह मिलेगी। ये धर्म वास्तव में, इसलिए समाज को देते रहने को हमारे यहाँ धर्म कहा है। इसके आधार पर समाज समृद्ध संपन्न बनता है। इसलिए कहा, आप धर्म की रक्षा कीजिए। धर्म कीजिए यानी उपासना नहीं, उपासना धर्म के लिए है। उपासना करने से आपका स्पिरिचुअल एलिवेशन होता है। तो मैं को छोटा करने में और आंखें खोलने के बाद अधिक लोगों को अपनाने में वो सहायक बनता है। लेकिन धर्म यह आचरण का नाम है। इसलिए धर्म की रक्षा आप कीजिए। इस समाज के लिए इसी पूंजी एकत्र करने का में आप कंट्रीब्यूट देते जाइए, उसका फायदा सबको मिलेगा, क्योंकि धर्म डज नॉट डिस्क्रिमिनेट। निवेदिता ने यही कहा है कि यह संपूर्ण समाज संपन्न समृद्ध बनता है। इसलिए धर्मो रक्षति रक्षितः। आप धर्म की रक्षा करो, वो आपकी रक्षा करे, ऐसा कहा है।
और भारत के संविधानकर्ताओं को यह बात मान्य थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में यतो धर्मस् ततो जयः लिखा हुआ है। पार्लियामेंट में लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। धर्म चक्र कैसे घूमेगा? चक्र चक्र तो घूमने के लिए होता है। एवरी सच सेल्फलेस एक्ट टुवर्ड द सोसाइटी गिव्स ए पुश टू द व्हील ऑफ चक्र। धर्म, वो चक्र घूमता है। इसलिए हमारा समाज धर्माधिष्ठित होना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ दुर्दैव से बीच में ऐसा एक बात चला कि धर्म को लोगों ने कंडेम कर दिया, धर्म निरपेक्ष बनने की होड़ चल पड़ी। सेकुलरिज्म के नाम से जो जो भारत का था, भारत की परंपराएं थी, उनको सांप्रदायिक कम्युनल कहकर निगेट करने की फैशन चल पड़ी। उस कारण जो भारत की स्थिति आज आई है, ये तो भारत की धरोहर बहुत श्रेष्ठ है, भारत का भविष्य भी अत्यंत उज्जवल है, लेकिन उसका आधार हमको बनना पड़ेगा। इसके लिए हमको पहले भारत के होने में विश्वास रखना पड़ेगा। बिलीव इन द स्ट्रेंथ ऑफ भारत। एपीजे अब्दुल कलाम एक उदाहरण बताते थे। उनके घर में एक मल्टी कलर्ड एक सुंदर कैलेंडर था लगा हुआ। घर में जो जो आते थे वैज्ञानिक बैठे तो उधर उनका ध्यान जाता था। इतना सुंदर आकर्षक होता था कि वो वहां नजदीक जाकर देखने का मन होता था। जाते समय ये उनको कहते थे इट इज प्रिंटेड इन जर्मनी। इसका मानना होता था इतना सुंदर प्रिंटिंग कहाँ होना चाहिए? तो जर्मनी में। भारत का सवाल ही नहीं है। फिर धीरे से कहते थे बट द ओरिजिनल फोटोग्राफ यूज्ड फॉर द प्रिंटिंग इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इंडियन सैटेलाइट। यह कहने के बाद उसका उत्तर आता था ओ कांट बिलीव इट। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि भारत का इतना अच्छा हो सकता है। फिर एपीजे अब्दुल कलाम उसके पास जाकर उसको दिखाते थे। वो चित्र के नीचे बारीक अक्षर में लिखा रहता था यह जर्मनी के इस प्रिंटिंग प्रेस में छपा हुआ है और ओरिजिनल फोटोग्राफ भारतीय सैटेलाइट से लिया गया है। वो पढ़ने के बाद इसका उत्तर आता था ओ इंटरेस्टिंग। उसको गौरव नहीं हो रहा उसको। वो बार बार कहते थे अरे भाई भारत अच्छा कर सकता है, इसको पहले मानो तो सही, तो भारत अच्छा करेगा। इसलिए भारत को मानो, भारत को जानो। जानने के लिए हमको विशेष प्रयत्न करने पड़ेंगे। अन्यथा अभी तो इतने सारे साधन उपलब्ध है, पुस्तकें है, चैनल्स है, सीरियल्स है, वीडियो है, उसको सारा जानना पड़ेगा। फिर भारत के बंधन है अपने जीवन में, मेरे व्यक्तिगत, मेरे पारिवारिक, मेरे व्यावसायिक, मेरे सामाजिक जीवन में यह भारत का अध्यात्म आधारित सर्वांगीण एकात्म चिंतन। स्त्री पुरुष में कोई भेद नहीं, सबको समान सम्मान से देखना है, सबको समान अवसर देने हैं, बेटा बेटी में कोई फेर नहीं। जब ऐसा समाज होगा तो वो भारत का समाज है ऐसा ध्यान में आएगा। और भारत को बनाने के लिए प्रत्येक व्यक्ति ने एकदम प्रतिबद्ध होकर प्रयत्न करना है। अपने अपने कौन से जो एरियाज है उसमें ध्यान देकर, और हम केवल नहीं संपूर्ण समाज को इसके साथ जोड़ने का प्रयत्न करेंगे। अभी भारत का उत्थान का समय तो आ गया है, चक्र चल पड़ा है। हम उसमें सब लोग कंट्रीब्यूट करेंगे, उसमें अधिक गति आएगी, जल्दी होगा। और दुनिया को एक दिशा देने का दायित्व भारत पर है, क्योंकि अब दुनिया इतनी नजदीक आई है इंटरनेट आवागमन के माध्यम से। तो एथनिक, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी इतनी ज्यादा है, इतने झगड़े संघर्ष हो रहे हैं। सबको साथ शांतिपूर्वक संवाद से हारमोनियसली अगर जीना है तो भारत का अध्यात्म आधारित एकात्म सर्वांगीण दृष्टिकोण के आधार पर ही यह संभव है। भारत ने ऐसा हजारों वर्षों के अपने राष्ट्र जीवन में ऐसा जी कर दिखाया है। तो ऐसा लोग जी सकते हैं, इसका मॉडल, एक आदर्श नमूना भारत को दुनिया के सामने प्रस्तुत करना होगा। यह भारत के ऊपर भगवान ने दिया हुआ ईश्वरीय दायित्व है। इसलिए संघ के पहले बैच के प्रचारक दादाराव परमार थे, तो नागपुर से चेन्नई में, वहां पर तमिलनाडु में संघ काम करने के लिए गए। वे एक वाक्य में संघ का वर्णन करते थे कि आरएसएस इज द इवोल्यूशन ऑफ द लाइफ मिशन ऑफ दिस हिंदू नेशन। इस हिंदू राष्ट्र का
जो लाइफ मिशन है उसके लिए भारत को तैयार करना, प्रस्तुत करना, योग्य बनाना, यह संघ का काम है। तो भारत को उस रोल को प्ले करने के लिए, दुनिया में निभाने के लिए, ऐसा भारत गढ़ना तो हमारे आत्मगौरव के लिए, हमारे आनंद के लिए और दुनिया के कल्याण के लिए ये आवश्यक है। हमारे एक गीत में कहा है कि विश्व मंगल साधना के हम है मौन पुजारी। हमने विश्व कल्याण की बात की है, क्योंकि हम और आप दो भाग में समाज को बांटते नहीं है। सेमेटिक थॉट है, वो हमेशा बाइनरी में सोचता है। आप ये है, हम ये है, आप वो है। आप हमारे साथ नहीं है, आप दुश्मन है। ऐसा भारत का विचार नहीं है। अब ये सेमेटिक थॉट का प्रभाव दुनिया भर, उसके दुष्प्रभाव से लोग तंग आ गए हैं। इसलिए भारत के एकात्म दृष्टिकोण की तरफ आकर्षण बढ़ रहा है। लेकिन भारत ऐसा खड़ा हुआ देखेंगे तो लोग भारत का अनुसरण करेंगे। इसलिए सामर्थ्य संपन्न, आत्मनिर्भर और स्वत्व प्रकट करने वाला ऐसा भारत खड़ा होने में हम सबका कंट्रीब्यूशन, योगदान सजगता पूर्वक, सक्रियता पूर्वक, निष्ठा पूर्वक, सातत्य से होते रहना चाहिए। ऐसा होता रहेगा क्योंकि हम सब लोग विद्या भारती के छात्र छात्राएं हैं। इसलिए ऐसी अपेक्षा के साथ, ऐसे विश्वास के साथ, और ऐसा करने में भगवान आपको शक्ति दे, ऐसी प्रार्थना के साथ मेरी बात में पूर्ण करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद भाई साहब। भारत को मानो, भारत को जानो, अब ठीक हुआ। भारत के बनो, भारत को बनाओ। एक पूर्व छात्रा होने के नाते, पूर्व अभिभावक होने के नाते, पूर्व आचार्य, और आज अपने आप में बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है कि इस विद्या भारती परिवार का प्रांत कार्यकारिणी सदस्य होने के नाते भी कितना गौरव हो रहा है जब आपने एक छोटे से शिव मंदिर के भैया का उदाहरण दिया और हम सबको पाथेय के रूप में आपने बताया कि समय पालन, उत्कृष्टता, निपुणता, आर्थिक अनुशासन, स्वदेशी, पर्यावरण, स्वच्छता, सक्रियता, सामाजिक समरसता, सजगता, यानी हर क्षेत्र में हम पूर्व छात्रों का कितना अमूल्य योगदान हो सकता है हम लोग कर भी रहे हैं। और जब आप स्वामी विवेकानंद जी के अनेक उदाहरण ले रहे थे भाई साहब, तब मुझे द सॉन्ग ऑफ फ्री, उनकी एक कविता है, उसकी 4 पंक्तियां स्मरण हो आई कि बिफोर द सन, द मून, द अर्थ, बिफोर द स्टार्स और कॉमेट्स फ्री, बिफोर वेन टाइम हैज हैड इट्स वर्थ, आई वाज, आई एम एंड आई विल बी। आज सच में लगा जैसे स्वामी जी खुद उस समय से लेके आज यहाँ आकर खड़े हो गए और हम सभी पूर्व छात्रों को अपना पाथेय एक इस रूप में प्रदान कर रहे हैं कि हम उसकी उंगली पकड़ आगे और आगे और आगे बढ़ते रहें। इस पाथेय के साथ कुछ पूर्व छात्रों के मन में जिज्ञासाएं हैं, उन जिज्ञासाओं का स्वाभाविक रूप से समाधान आपके माध्यम से मिलेगा। तो निश्चित रूप से हमारे लिए तो उस झोली सौरभ, जिन भैया को प्रश्न करना है वो अपने को अनम्यूट करके और प्रश्न करें। मैं सौरभ पाराशर, सरस्वती शिशु मंदिर शारदा विहार आवासीय विद्यालय भोपाल का पूर्व छात्र हूं और 2004 सत्र का पास आउट हूं। अभी लंदन यूके में हूं। मैं यहाँ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में एज असिस्टेंट कंसल्टेंट वर्क कार्य करता हूं। मेरा भाई साहब से जो प्रश्न था वो इन्वेंशन से रिलेटेड था। हम कुछ पूर्व छात्र चर्चा में रहते हैं कि हम किस तरह से हमारी शिक्षा पद्धति, शिशु मंदिर शिक्षा पद्धति को इन्वेंशन ओरिएंटेड कर सकें, जहां पर इन्वेंशन पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। क्योंकि हमने जिस टाइम पे शिक्षा ली है उस समय पे वो जॉब ओरिएंटेड होती थी। अभी भी वो जॉब ओरिएंटेड है सब जगह, जहां पर विद्यार्थी सबसे पहले सोचते हैं मुझे जॉब कैसे मिले, मैं कुछ वेतन के लिए मैं किस तरह से उस शिक्षा पद्धति को अपने अनुसार ढाल लूं। तो हम इसको अभी इन्वेंशन ओरिएंटेड कर रहे हैं ताकि जो भारत बनाओ हमारा जो ये 4 सूत्र जो है उनमें से एक सूत्र है भारत बनाओ।
तो उससे संबंधित हम लोगों ने इसमें इन्वेंशन ओरिएंटेड जो है उसके लिए हमने कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। तो उसमें हमने इनिशिएट किया है रोबोटिक्स से। सो हम किस तरह से रोबोटिक्स को एज अ सब्जेक्ट कुछ कंट्रीब्यूट कर पाए पूर्व छात्र मिलके जो हमारे वर्तमान छात्र हैं उनके साथ। तो ये संवाद अभी चर्चा में है। मैं भाई साहब से चाहूंगा कि वो कुछ मार्गदर्शन करें, हम किस तरह से हमारी शिक्षा पद्धति को इन्वेंशन ओरिएंटेड कर पाए। भाई साहब। ऐसा है कि इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को सिखाना चाहिए और परिस्थिति देखनी चाहिए और उसको लेकर फिर अपने इन्वेंशन की दिशा में ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी परसों एक जगह बात हो रही थी, तो कृषि के बारे में बात हो रही थी। अब भारत में गौवंश की हत्या पर प्रतिबंध कई राज्यों में है। गाय के दूध का तो उपयोग है, बैलों का क्या करेंगे? तो सांड बैल आवारा घूमते दिखते हैं। दे क्रिएट मीनेस, दे क्रिएट ट्रबल। ठीक है, तो किसी को ऐसा विचार क्यों नहीं आता है, ये बुल पावर का उपयोग हम एनर्जी क्रिएट करने में कर सकते हैं क्या? ऐसा एक गियर का मैं एक मशीन बनाऊंगा ताकि पर्याप्त जो टरबाइन घूमती है उसका पर्याप्त आरपीएम हम क्रिएट कर सकेंगे, ताकि बैल का एक चक्कर लगेगा उसमें, उसके माध्यम से हम बिजली तैयार कर सकते हैं, बिजली को स्टोर कर सकते हैं। हमारा गांव एकदम आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, हम दूसरे राज्यों को बिजली दे सकते हैं। बैल में ताकत है, गांव की आवश्यकता है। तो इसमें लोगों अगर खोज करेंगे इस दिशा में तो ऐसे आप परिस्थिति देखेंगे। पानी की बात है, तो जहां पर इजराइल में कम से कम पानी होता था, तो दे इन्वेंटेड ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ठीक है ना? तो पहले कल्पना करना कि हम ये करना चाहते हैं, और जो मैंने पुस्तक बताई नो रूम फॉर स्मॉल ड्रीम्स, उसको पढ़ेंगे, ध्यान में आएगा। इम्पॉसिबल लगने वाली बातों करना ही है। जब ये डिफेंस मिनिस्टर थे तब की घटना है, आप शायद मुझे पता नहीं, कि जो इजराइल का एक प्लेन हाईजैक करके एनटीबी युगांडा ले गए थे और फ्रेंच नेशनल को उन्होंने उतार दिया, जो उसको रखा, और हमारे 5 आतंकवादियों को आप छोड़ोगे नहीं तो सारे विमान को उड़ा देंगे, ऐसा कहा। पूरी कैबिनेट बैठी, इतना दूर था वो, और इदी अमीन जैसा डिक्टेटर वहां का शासक था। इन एवरी वे इट वॉज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग देम बैक। वहां किसी लोगों को भेजकर उनको मार डालना एक बार संभव था, जिंदा वापस लाना असंभव था। इसलिए सब ने आखिर निगोशिएट करने के मत पर सब अनमन से लेकिन आ गए। तब ये कहता है डिफेंस मिनिस्टर शिमोन पेरे, हम आज इनकी मांगे मान्य करेंगे तो हर सप्ताह एक विमान हाईजैक होगा। कभी तो भी हमको स्टैंड लेना ही पड़ेगा, व्हाई नॉट नाउ। यानी ये नहीं करना चाहिए, सबका मन था। क्या कर सकते हैं किसी को पता नहीं था। इसने कहा थोड़ा समय दीजिए। इसने अपने डिफेंस फोर्सेस के 25 इनोवेटिव, हटके, आउट ऑफ बॉक्स सोचने वाले यंग ऑफिसर्स को एकत्र किया, उनके सामने सारी स्थिति रखी, ये सिचुएशन है, एंड इन एवरी वे इट इज इम्पॉसिबल टू ब्रिंग देम बैक, बट यू हैव टू फैंटेसाइज टू मेक इट पॉसिबल। ऐसा कह के रूम लॉक करके चला गया, और 4 घंटे बाद खोला दरवाजा, उसमें से आइडिया आई। तो वहां से टेक ऑफ करने के लिए जो सी शोर था वो 5 घंटा समय लगता था। ही गेव द ऑर्डर्स टू द फोर्सेस टू मूव, लेकिन फाइनल फ्लाइट जो उड़ान भरनी थी वो तो प्राइम मिनिस्टर के सिग्नेचर की सिवा नहीं होती। ही वेंट टू द हिज हाउस, रात को 8 बजे चर्चा की उनसे, उनकी सिग्नेचर ली और सबको वापस लेकर आए। ऐसे यहाँ पर हो रहे हैं काम। अब यहाँ पर भी ऐसे ऐसे लोगों को एकत्र बिठाते हैं, ये प्रॉब्लम है, इसका हमको सोल्यूशन लाना है। आपको सब इंटरनेट देंगे, खाना देंगे, पीना देंगे, सब देंगे, लेकिन आपको 6 घंटे में यू हैव टू कम अप विद द सोल्यूशन। जो अच्छा लाएगा उसको इनाम देंगे। पीपल डू इट, ध्यान में आते हैं। तो चैलेंज रखना, सिचुएशन रखना, केवल कल्पना नहीं करना, ठीक है ना। इट शुड बी एप्लीकेबल आल्सो। ऐसा करेंगे, छोटे छोटे प्रयोग करेंगे, तो भारत की प्रतिभा इतनी जबरदस्त है, यंग लोग भी, तो ध्यान में आता है, दे थिंक न्यू थिंग। उनको स्कोप दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए,
ट्रेनिंग दीजिए और मौका दीजिए, अवसर दीजिए, वो होगा। चलिए, और कोई प्रश्न है क्या? यस, गुड इवनिंग। जी। मैं 2007 पास आउट हूँ सरस्वती शिशु मंदिर बीनागंज से। मेरा नाम प्रद्युमन मीना है और मैं अभी दिल्ली में पदस्थ हूँ एज ए डिप्टी कमिश्नर इनकम टैक्स पे। मेरा सिंपल सवाल है, आपकी चर्चा के दौरान जो रेज किया था आपने इकोनॉमिक डिसिप्लिन पे, जैसा कि भारत को बनाओ में सबसे बड़ा रोल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का है और उसमें एक लिक्विडिटी इनफ्लो करने का उनका काम होता है बेसिक। इस भारत को बनाओ में जो एक गारंटी पार्ट होता है वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स का भी होता है और गवर्नमेंट सेक्टर भी इस आत्मनिर्भर अभियान में दे रही है। अभी जस्ट अनाउंस किया है इन्होंने पिछले 2-3 महीनों में। तो इस इकोनॉमिक डिसिप्लिन और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के डिसिप्लिन पर आपकी क्या राय है, जिससे कि भारत को बनाओ में एक एक्सेलरेशन मिले, एक मतलब उसको इंटीग्रिटी वाले पार्ट से भी हम जोड़ के देख सकते हैं, उसमें मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ। नहीं, अब मुझे आपका प्रश्न पूर्ण समझ में नहीं आया, लेकिन यस, भारतीय समाज को ये आदत पड़ी है कि सब कुछ सरकार करेगी, वेलफेयर स्टेट। लेकिन रविन्द्रनाथ टैगोर का पुस्तक है स्वदेशी समाज, वे स्पष्ट कहते हैं वेलफेयर स्टेट इज नॉट इंडियन ट्रेडिशन। हमारे यहाँ जो समाज अपनी आवश्यकताओं के लिए स्टेट पावर पर कम से कम डिपेंडेंट है, वो स्वदेशी समाज, ऐसा उन्होंने कहा है। तो समाज की अपनी व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार का इंटरफेरेंस कम से कम होना चाहिए। ये पहले समाज को स्वीकार करना पड़ेगा। और एक अच्छा पुस्तक है, आप अगर पढ़ सके तो, उसका नाम है द स्टारफिश एंड द स्पाइडर। उसमें उन्होंने ये एक केंद्रीय में सारी सत्ता होती है तो कैसे आसानी से समाज के समाज नष्ट हो जाते हैं, उसका उदाहरण दिया है। और जो बहुकेंद्रित व्यवस्था होती है तो अनेक आघात होने पर भी वो नहीं नष्ट होते हैं। भारत की व्यवस्था ऐसी थी, इसलिए भारत में राजा राज्य पराजित हुए, समाज राष्ट्र कभी पराजित नहीं हुआ, उसकी अपनी व्यवस्था चलती रही। अंग्रेजों के बाद उन्होंने ये वेलफेयर स्टेट नाम की कल्पना हमारे दिमाग में घुसाड़ दी, इसलिए सारा बात सरकार को करेगा, सरकार भी दावा करने लगी, हमको आदत लग गई। इसमें से बाहर आना चाहिए। सरकार ने भी लोगों को, इन लोगों के इनिशिएटिव को अधिक आगे बढ़ावा देना चाहिए, इसमें से मार्ग निकलेगा। सब लोग साथ बैठे, ये प्रॉब्लम है, उसको फर्स्ट आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम। हमारा प्रॉब्लम क्या होता है, मेन प्रॉब्लम होता है टू डिनाइंग टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम एज ए प्रॉब्लम। ये पहले प्रॉब्लम आता है हमारा, उसका सोल्यूशन निकलता ही नहीं है। हम आपस में घुसातुसी में किसकी जिम्मेदारी है, कौन जिम्मेदार है, उसमें राजनीति आती है, किसकी सरकार है वगैरह, सब बाजू में रखिए आप। ये हमारा समाज है, ये हमारी परंपरा है, दिस इज द प्रॉब्लम, हमको यहाँ जाना है, हाउ टू सॉल्व इट। साथ बैठेंगे और सरकारें सारा करेगी ऐसा नहीं है, समाज ने भी अपने इनिशिएटिव से। और ऐसे अगर समाज को अगर आप विश्वास में लेते हैं तो समाज के तरफ से परफॉर्मेंस खूब अच्छा होता है, ऐसे भी अनुभव है। इसलिए इसको प्रयत्न करना चाहिए, सब सरकार करेगी। अभी कोई नया एंटरप्रेन्योरशिप शुरू करता है ना, एक कारखानदार हमारे मित्र मिले, उन्होंने कहा मनमोहन जी 17 प्रकार के इंस्पेक्टर मेरे यहाँ हर महीने आते हैं और इतने छोटे छोटे कानून को बताकर इतना तंग करते हैं। उनकी अपेक्षा क्या होती है कि कुछ पैसे दे दो बस, ये पैसे मुझे अकाउंट में मैं डाल नहीं सकता हूँ, तो आई एम फोर्स टू मेंटेन 2 अकाउंट्स, ऐसा उसने मुझे कहा था। ये काफी समय पहले की बात है। ये कम कर सकते हैं कि हम लोग, यानी सरकार के तरफ का भी कम करें। और अभी विद द हेल्प ऑफ IT इट इज रियली इजीली पॉसिबल, ध्यान में आया है। इसलिए इस तरह से साथ बैठना, ऑल द स्टेक होल्डर शुड सिट टुगेदर और साथ मिलकर चर्चा करेंगे और समाज पर भी भरोसा करना है, डाउट नहीं करना किसी पर। जैसे अभी कुछ प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो एक ने कहा कि प्राइवेटाइजेशन होगा तो शोषण बढ़ेगा। मैंने कहा अगर हमारा समाज का ही व्यक्ति ऐसा करेगा तो जिम्मेदारी हमारी नहीं है क्या? शोषण न करने वाला, समाज को ठीक देने वाला ऐसा व्यक्ति तैयार करना समाज की जिम्मेदारी है। वो किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की नहीं है, वो समाज की जिम्मेदारी है।
तो समाज ही ऐसे लोगों को तैयार करेगा, आगे बढ़ाएगा। सरकार ऐसी समाज की प्रक्रिया को प्रोत्साहन दे, इसमें इंटरफेरेंस न करे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। समाज अपने आप इसमें से मार्ग निकालेगा, ऐसा मुझे लगता है। प्रणाम भाई साहब, मैं गजेंद्र प्रताप सिंह बोल रहा हूँ। मैं भी एडिनबरा यूके में अभी हूँ, टाटा कंसल्टेंसी, जहाँ पे सौरभ भाई भी काम कर रहे हैं। तो हम एक ही ऑर्गेनाइजेशन में टाटा के लिए काम करते हैं। ठीक है। और मुझे काफी समय हो गया। मैं शारदा विहार आवासीय विद्यालय में पढ़ा हूँ। 99 में मैं वहां से 12th पास किया था। और काफी समय से मैं बाहर ही हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, एक 8 साल का है, दूसरा 2 साल का है। मेरा सवाल एक्चुअली एक अभिभावक के नाते है कि जैसे आपने शुरुआत में बोला था कि हम भारतीय अपने आप को भले कहीं भी रहे, लेकिन भारतीय अगर आप मानोगे नहीं तब भी आप दूसरे लोग आपको भारतीय बोलेंगे। मैं तो अपने आप को भारतीय मानता हूँ। ठीक है, ठीक है। क्योंकि मैं पूरा जो आत्मनिर्भर और जो दूसरे हमारे चीजें हैं वो सब हमने शारदा विहार में सीखी है, वो अभी भी मैं फॉलो करता हूँ। लेकिन बच्चों के लिए मेरा प्रश्न ये है कि जैसे मेरा ही बच्चा जो है बड़ा वाला, वो कभी बोलता है कि मैं तो स्कॉटिश हूँ, मैं स्कॉटलैंड में हूँ, मुझे यही अच्छा लगता है। मैं समझाने की कोशिश करता हूँ कि हम भारतीय है। और मेरा सवाल एक्चुअली ये कभी कभी सोचने आता है कि इनको कैसे यहाँ पे, क्योंकि वो इंडिया में बहुत कम टाइम रहा है वहां पे, तो हम उनको क्या चीजें सिखाएं, क्या चीजें उनको बताएं, कोई ऐसा लिटरेचर जो हमको उनको फॉलो कराएं, या जो हमारा डेली रूटीन होता है जैसे आपने बताया दिनचर्या वाला, उसमें कुछ चीजें ऐसे ही डालें जिनसे कि उनमें जो भारतीय उनको हमको बनाने की को पुश नहीं करना पड़े, अपने आप ही भारतीय हैं और भारतीय बने रहे, और भारत को बनाने में वो बाद में अपना सहयोग करें। पहली बात यह है कि अपनी भाषा टिकनी चाहिए। मैं जब यूके में प्रवास कर रहा था मैं, तो एक कार्यकर्ता अपने मुझे लेकर शाखा में जा रहे थे। रविवार का दिन था। उनका 5 साल का बेटा पीछे बैठा था, वो स्वयं ड्राइव कर रहे थे, मैं उनके बगल बैठा था। उनके बेटे ने इंग्लैंड में रहने वाले, इंग्लैंड में पैदा हुए, वो सब केनिया से यहाँ पर आए थे लोग। तो उसको अंग्रेजी में एक सवाल किया, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो बेटे ने पिताजी को कंधे पर, पीठ पर 2-4 मुक्के मारे कि वाई आर यू नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन, ऐसा पूछा। तब उसने कहा उसको और गुजराती में कहा कि जुओ मने अंग्रेजी आवड़तुं नथी, मतलब मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, तो गुजराती में पूछिए तो जवाब मळशे, तो गुजराती में बात करोगे तो जवाब मिलेगा। मुझे आश्चर्य हुआ, इंग्लैंड में रह रहे हैं। फिर उस बच्चे ने गुजराती में सवाल किया, इन्होंने जवाब दिया। तब इन्होंने कहा हमने दोनों ने तय किया, मेरी पत्नी ने, कि शनिवार रविवार को हम बच्चों के साथ पूरा दिन भर गुजराती में ही बात करेंगे, बाकी 5 दिन चलेगा अंग्रेजी। तो रूट से जुड़ने के लिए अपनी भाषा महत्व की बात है। फिर घर में हमारे कुछ 2-3 ऐसे कार्यक्रम हम रख सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। तो हमारे कल्चरल रूट्स क्या है, तो कल्चरल रूट हमारे भारतीय ही है, ये उसके ध्यान में आएगा। और हाँ, नेशनलिटी हमारी यहाँ की है, ये वो ठीक है, वहाँ की नेशनलिटी अलग है। इसलिए भारत में संघ के काम का नाम है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, लेकिन भारत के बाहर क्या नाम है, हिंदू स्वयंसेवक संघ। तो हिंदू होने का उनको जानकारी देना, एहसास कराना, गौरव निर्माण करना, ये कुछ बातें करने से अपने आप आता है। डिस्कशन करना, चर्चा करना। हम केवल अगर ऑर्डर्स देंगे, उपदेश करेंगे नहीं चलेगा, उनके साथ बैठकर चर्चा करते हुए धीरे धीरे उनको बताएंगे। इसका मूल आधार जो भारत के बाहर मुख्यतः रहे, अगर भाषा बराबर टिकी रहेगी तो भाषा के साथ यहाँ की कई बातों की जो खुशबू है अपने आप कहानी के माध्यम से, गीतों के माध्यम से, भजनों के माध्यम से वो समझ सकेगा धीरे धीरे। और भाषा नहीं आएगी वो समझ नहीं पाएगा, ठीक है ना। और इसलिए शुरुआत यहाँ से करनी चाहिए। और फिर सप्ताह में एक बार एकत्र बैठकर भारत की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में एक्सप्लेन करना, समझाना। और ऐसे अनेक अंग्रेजी लेखक हैं जिन्होंने भारत के बारे में जो वर्णन किया है। जैसे अगर आप साइंस पढ़े हुए हैं तो फ्रिट्जोफ कापरा की पुस्तकें हैं, इफ यू हैवंट रेड देम, रीड देम। पहला पुस्तक है टाउ ऑफ फिजिक्स, दूसरा है टर्निंग पॉइंट, तीसरा है अनकॉमन विजडम, चौथा है वेब ऑफ लाइफ। उसमें क्लियरली उन्होंने दिया है वेस्टर्न पैराडाइम के क्या परिणाम रहे, नाउ इट इज रिसीडिंग एंड न्यू पैराडाइम इज द स्पिरिचुअलिटी बेस्ड।
क्लियरली कहा है। ये अमेरिकन न्यूक्लियर फिजिसिस्ट हो गए हैं, इनका आखिरी पुस्तक है हिडन कनेक्शंस, ये पढ़िए। सिस्टर निवेदिता को पढ़िए, जो आयरिश थी, आयरलैंड से भारत आई, जन्म से आयरिश थी, वंश से आयरिश थी, उसने भारत को समझा है। उसकी 3 पुस्तकें हैं। पहला पुस्तक है द वेब ऑफ इंडियन लाइफ, कापरा का है द वेब ऑफ लाइफ, इसका वेब ऑफ इंडियन लाइफ है। इसको रविंद्रनाथ टैगोर की इंट्रोडक्शन है, सुंदर है, पढ़ने जैसी है। दूसरी पुस्तक है रिलीजन एंड धर्म, तीसरी है फुटफॉल्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री। तो आयरिश व्यक्ति क्या भारत के बारे में कह रहा है, ये अगर वो पढ़ते हैं तो दे कैन वेरी इजीली रिलेट विद दैट। ऐसा है। डेविड शॉले की पुस्तकें पढ़ेंगे, अरेज अर्जुना है, हाउ आई बिकेम हिंदू नाम का पुस्तक है। तो मैंने गोरों के द्वारा अगर बात उनको कहने से ज्यादा असर होने वाला है। ऐसे लोग हैं जो सारी बातें खुलकर कह रही है। भारत में मेरे वीर थे और भारत में मिशेल डेनिनो है, ये फ्रेंच ओरिजिन के लोग हैं, लेकिन इतना सुंदर लिखते हैं, पूरा दुनिया का कंपैरिजन करके देखते हैं। हम थोड़ा अध्ययन बढ़े, ऐसी पुस्तकें घर में रखें। वो थोड़े बड़े होने के बाद साथ बैठकर एक पुस्तक पढ़ना, एक चैप्टर साथ मिलकर उस पर चर्चा करना, ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे उनकी आंखें खुलेगी और मन में यह विश्वास जगेगा। सो नेशनलिटी उनकी वो होगी, पर कल्चरल रूट्स उनके भारत है, ये पक्का ध्यान में आएगा। जी जरूर। चलिए, नमस्ते। समय कितना है देखिए आप। लास्ट क्वेश्चन कब कहेंगे आप, कौन कहेंगे? नमस्ते। ये अंतिम प्रश्न ही है। अंतिम प्रश्न, ठीक है। नमस्ते सरकार जी, मेरा नाम प्रशांत शर्मा है और मैंने अपना अध्ययन स्कूली अध्ययन सरस्वती विद्या मंदिर शारदा विहार से किया। अभी मैं टोरंटो कनाडा में कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी के साथ एज अ प्रोडक्ट कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ। मेरा प्रश्न था, हमारे यहाँ इकोनॉमी का कंसेप्ट चाणक्य से जब उन्होंने अर्थशास्त्र लिखी, उसके बाद बहुत सारे विश्व में भी इकोनॉमिस्ट आए, लाइक कीन्स, और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत इकोनॉमी की अपनी अवधारणाएं दी हैं डिफरेंट टाइम में, डिफरेंट परिप्रेक्ष्य में। तो मेरा एक क्वेश्चन था, एक आजकल एक बहस होती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, जहां हम देखते हैं कि डेवलपमेंट भी होना चाहिए क्योंकि इकोनॉमी एक्टिविटीज बहुत जरूरी हैं किसी भी देश के विकास के लिए, और साथ में साथ अपना एनवायरनमेंट भी ठीक होना चाहिए। तो मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था जहां हम बहुत बड़े वायदे कर रहे हैं कि हम 40 किलोमीटर प्रतिदिन के हिसाब से भारत में रोड बना रहे हैं। तो अच्छा लगता है कि एक मानक है एनवायरनमेंट लाइक डेवलपमेंट का सूचक है, बहुत ही अच्छा। लेकिन दूसरी तरफ कुछ रिपोर्ट्स आती हैं कि उन रोड्स को बनाने के लिए हमने हजारों पेड़ काट दिए। तो इवन पॉल्यूशन के मामले में भी बहुत सारा। तो हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ एनवायरनमेंट भी चले, और भारतीय समाज का क्या दृष्टिकोण होना चाहिए इस परिप्रेक्ष्य में? ऐसा है कि डेवलपमेंट की कल्पना भी हमको पहले एक बार ठीक से जांचनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन जैसे पेड़ काटे जा रहे हैं और लाखों संख्या में वृक्ष लगाए भी जा रहे हैं, एक बड़ी मूवमेंट हो रही है अनेक राज्यों में, तो करना पड़ेगा। जैसे अभी ऐसा एक मूल्य तैयार करते हैं कि जितने पेड़ हम यहाँ काट रहे हैं, एक तो कम से कम पेड़ काट कर कैसे हम यहाँ से रास्ता निकाल सकते हैं उसको देखना पड़ेगा, कभी काटना ही पड़ेगा। तो उससे अधिक ज्यादा वृक्ष हम कहीं ना कहीं लगाएंगे, वो तो तय करना पड़ेगा। इस दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत में ऐसे मूवमेंट हो रही है कि ऐसे राज्यों में स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से लाखों पेड़ लगाए जा रहे हैं, ये भी साथ साथ हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा हमारे यहाँ कहा गया है कि धर्म का मार्ग हमेशा मध्यम मार्ग होता है, बैलेंस इज धर्म, ठीक है। रिलीजन नहीं है, धर्म बैलेंस है। तो ये करना पड़ेगा। कुछ ऐसे मार्ग तैयार भी करने पड़ेंगे और कुछ उसका अल्टरनेट भी हमको ढूंढना पड़ेगा, कुछ कॉम्पेंसेट करने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। जैसे मानो डैम बनता है, तो डैम बनने के कारण काफी जगह पानी पहुंचा है, काफी खेतों में, लेकिन कुछ गांव डूब गए हैं, तो उनका पुनर्वसन करना पड़ेगा। तो गांव के पूरा हटाकर पुनर्वसन करना वो उतना आसान नहीं होता है। गांव का स्वयं का भी एक व्यक्तित्व होता है, इसलिए गांव को देहात कहते हैं, हमारे यहाँ पंजाबी में पिंड कहते हैं। प्रत्यक्ष जीव को, देह को ही वास्तव में पिंड कहते हैं।
लेकिन इसके बीच का एक मार्ग निकालना पड़ेगा। इसलिए इसलिए डेवलपमेंट की कल्पना भारत में जो हो रही है, करने वालों के मन में यह डेवलपमेंट की भारतीय कल्पना है कि नहीं पता नहीं, ठीक है ना, क्योंकि अभी भी पश्चिम का प्रभाव तो है ही, कि पश्चिम जिन चीजों को भुगत रहा है वो उसको हम ना भोगते, इसके लिए इसके बारे में अवेयरनेस निर्माण हो रहा है। अब बीच का मार्ग निकलेगा इस माध्यम से। लेकिन जहां तक ये बात है, जहां जहां पर आवश्यक है वहां ये करना पड़ेगा। उसको कॉम्पेंसेट हमको अन्य स्थान पर वृक्षारोपण करके भी हम कर सकते हैं, करना पड़ेगा। भाई साहब, एक निवेदन था आपसे। हमारे 2 पूर्व छात्र और जिनके मन में जिज्ञासा है, अगर समय है वो आपके पास, तो एक आईपीएस ऑफिसर हैं श्री नवनीत जी वसीम, और एक दिल्ली से डॉक्टर हैं। अगर उनका संभव हो पाए प्रश्न तो मैं तो दोनों प्रश्न पहले पूछ लीजिए। दोनों भैया, हाँ जी, मैं दोनों भैयाओं से आग्रह करती हूँ कि वो क्रमशः अपने प्रश्न पूछें, उसके पश्चात भाई साहब अपना उत्तर देंगे। नवनीत जी। दिनेश जी, आप आ जाइए, अपना प्रश्न ले लीजिए। मैं डॉक्टर दिनेश बुरानी बोल रहा हूँ। मैं राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल में कैंसर का स्पेशलिस्ट हूँ, हेमेटोलॉजिस्ट हूँ। मैं शिशु मंदिर दतिया से पढ़ा हुआ हूँ जी। थोड़ा सा हमारे जो देश है उसका सिचुएशन बहुत स्पेसिफिक है। बहुत सारे इस्लामिक कंट्रीज हैं, बहुत सारे क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, जहाँ पर जो बाकी जो अल्पसंख्यक हैं वो बहुत कम प्रोपोर्शनेट में हैं, और उनको अल्पसंख्यक को पता है कि मेरे क्या अधिकार हैं और मेरे को क्या क्या करना चाहिए। हमारे यहाँ जिनको अल्पसंख्यक कहा जाता है, स्पेशली मैं मुस्लिम समाज की बात करूंगा, हमारे यहाँ काफी मात्रा में है, 28% तक है। हमको एज ए मेजोरिटी उनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? पिछले 40-50 साल तक तो हमने उनको काफी अच्छे से रखा, फिर हमने थोड़ा सा मतलब अभी थोड़ा सा हमने कंट्रोल करने की कोशिश की है। तो ये जो इंटर रिलीजन या इंटर जो रिलेशनशिप है, इसको कैसे ठीक है मेंटेन करना चाहिए कि जिससे हमारा जो हिंदुत्व भी चले और उनका भी रास्ता ठीक से चले, ठीक है, उनको भी समझ में आए कि हमको कैसे रहना है। ठीक है, ठीक है। दूसरा प्रश्न कौन सा है? आगे क्या लोग दोनों प्रश्न एक बार पहले आप भैया जुड़ गए हो तो वो भी अपना प्रश्न ले लें। पूछ रहे हैं या नहीं जुड़े हैं? नहीं जुड़ पाए। चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, तो इसको अंतिम प्रश्न मानेंगे, ठीक है? जी भाई साहब, ठीक है। बाद में जो दिल्ली रहते हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, कभी यहाँ कर भी हम बात कर सकते हैं। आपने प्रश्न पूछा अपने देश में क्या है कि एक्चुअली माइनॉरिटी जिनको कहा जाता है वो एक्चुअली माइनॉरिटी है ही नहीं, क्योंकि भारत में मेजॉरिटी की व्याख्या नहीं की गई है। असली माइनॉरिटी भारत में पारसी जूस है, जो एथनिकली बाहर से आए हैं। बाकी भारत का मुसलमान, ईसाई, ये हिंदू में से कन्वर्ट हुआ है। और रिलीजन कोई भी होता है तो भी हमको दिक्कत नहीं है, लेकिन उनका अपने यहाँ के कल्चरल रूट्स के साथ उनके पुरखे एक है, हमारे बाप दादा एक थे, ये उनको जानकारी देनी चाहिए। लेकिन हिंदू समाज के नेताओं ने उनमें अलगाववाद निर्माण किया है अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए। इसलिए पहले हिंदू समाज को पहले संगठित होकर शक्तिशाली बनना पड़ेगा, उनके साथ संपर्क बनाना पड़ेगा। वो धीरे धीरे उनके भी बात भी ये ध्यान में आती है, जब डायलॉग होता है उनके भी ध्यान में आता है कि उनकी एज ए रिलीजन उनकी इबादत या क्रिश्चियनिटी या इस्लाम के मान पद्धति चलती रहे, लेकिन अलगाववाद नहीं। हम सब, हमारा मूल एक है, हमारे रूट्स एक है, हमारे पुरखे एक है, ये भारत की जो धरोहर है, धरोहर हम सबकी साझी धरोहर है, ऐसा भाव उनकी जगाना पड़ेगा। हुआ क्या है कि भारत की आज़ादी के बाद जो गलत दिशा में सारी गाड़ी चल पड़ी, तो भारत हम जो है सदियों से वर्षों से इस पहचान को नकारना, डिनाइंग व्हाट वी आर एक्चुअली एंड डिनाइंग व्हाट द वर्ल्ड नोज एज भारत इज, ये प्रोग्रेसिवनेस है, ये इंटेलेक्चुअल कहलाना है, ये अपने आप को लिबरल कहलाना, ऐसी फैशन चल पड़ी। एक जो लेफ्ट नैरेटिव हमारे यहाँ बहुत प्रभावित चल पड़ा, उस कारण
इस कारण अलगाववाद और बढ़ता गया, इसलिए कट्टरवाद बढ़ता गया है। इस कट्टरवाद की चर्चा खूब लोग करते हैं, लेकिन संपूर्ण मुस्लिम समुदाय इस कट्टरवाद को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो बोलता नहीं है, वो बोल नहीं पाता है, तो उनके खिलाफ फतवे निकल सकते हैं। अगर बोलेंगे उनकी रक्षा कौन करेगा? तो रक्षा करने की स्थिति हिंदू समाज की भी होनी चाहिए। ईसाई लोगों में मुझे काफी लोग मिलते हैं, इस बात को वो मानने भी करते हैं धीरे धीरे। तो जैसे जैसे हिंदू संगठित होगा, शक्तिशाली होगा, वैसे वैसे इस प्रकार की बात करने वालों की संख्या बढ़ेगी। वो हिंदुओं के साथ बात करके समझ करेंगे। और हिंदू शब्द हमारे यहाँ राष्ट्रवाचक है, रिलीजन बेस्ड नहीं है। इस बात को जब लोग वो समझते हैं तो धीरे धीरे तो हमारा संबंध क्या हो, हम अपना हिंदुत्व के बारे में एक गौरव भाव रखते हुए, हिंदू समाज को संगठित करते हुए सब एक आवाज में एक साथ बोलेंगे। अपने राजनीतिक लाभालाभ का विचार न करते हुए, सारे समाज को जोड़कर, अलगाववाद का पोषण न करते हुए जोड़कर चलने का काम करेंगे, तो धीरे धीरे सभी लोग साथ आएंगे, क्योंकि आखिर वो हमसे एक है, वी आर फ्रॉम द सेम स्टॉक। ये बात सही है। अब धीरे धीरे इसको मानने का प्रमाण बढ़ रहा है, लेकिन भारत में सांप्रदायिक और अलगाववादी राजनीति करने वाले दल है, उनको लगता है कि हमारी दुकानें बंद हो जाएगी, इसलिए वो तरह तरह के बहाने ढूंढकर इसमें अलगाववाद निर्माण करना, इनको भड़काना, ऐसा प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे उनकी मंशा है वह अब कारगर सिद्ध नहीं हो रही है। धीरे धीरे दे आर डिफीटिंग, और इसलिए धीरे धीरे वो उनका प्रभाव कम, समय लगेगा अभी, और एक 8-10-12 साल में यह प्रभाव और भी कम होगा। इसलिए हमको कोई भी प्रकार का संकोच, हमारे हिंदू, अपने आप को हिंदू कहने में लोगों को संकोच होने लगा है। वातावरण क्या बना? मेरा एक मित्र यूएस में है, बहुत बड़ा मैथमेटिशियन है। 76 में वो सब लोग, पूरी फैमिली वहां पर यूएस में गई। मुझे मिला 92 में, जब मैं वहां पर गया था यूएस में, हमारा मिलना हुआ। तो उसने कहा कि हमारे मैथमेटिशियंस की हर वर्ष एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, कहीं फ्रैंकफर्ट में, लंदन में, पेरिस में। तो 90 के आसपास भारत में हुई। वो पहली बार भारत छोड़ने के बाद भारत आ रहा था, दिल्ली में थी। उसने कहा 5 स्टार होटल में हमारा निवास था, कॉन्टिनेंटल फूड था, सब टाई वगैरह पहनकर रहते थे, अंग्रेजी बोलते थे। ये कॉन्फ्रेंस फ्रैंकफर्ट में होती, लंदन में होती, तो जैसा होता वैसा ही हो रहा था। मैं भारत में आने के बाद में मुझे भारत में आया हूं ऐसा एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन मेरे जहां निवास था, मेरे होटल के पास, सुबह मुझे 5 बजे एक मंदिर की घंटी सुनाई दी। मुझे पहली बार इतना आनंद हुआ, मंदिर की घंटी सुन रहा हूँ, मतलब मैं भारत में आया हूँ। मैं धीरे धीरे वहां गया सुबह उठकर, तो एक गणेश जी का मंदिर था। मैं जो 5-6 दिन हमारे कॉन्फ्रेंस चली, मैं रोज मंदिर में दर्शन करने जाता था। दैट वाज द ओनली थिंग दैट कुड गिव मी ए फीलिंग दैट आई एम इन भारत। जब कॉन्फ्रेंस का समापन, 90 की बात है, राम मंदिर का आंदोलन चल रहा था, तब की बात है। समापन में और लोगों ने अपने अपने अनुभव कहे। ये खड़ा हुआ, इसने पहले क्या क्या चर्चा सारा कहा और आगे कहा, एंड स्पेशल थैंक्स टू द ऑर्गेनाइजर्स फॉर अरेंजिंग माय स्टे नियर ए टेम्पल सो दैट आई कुड गो एंड हैव दर्शन डेली। ऐसा कहते ही बाद में अनेक भारत के लोगों ने उसको कहा, यह आपने क्या कह दिया, ऐसा नहीं कहना चाहिए, इसको आश्चर्य होता है, इस पे कहने में क्या बुराई है। तो बाकी लोगों ने कहा, यहाँ कोई ईसाई मुस्लिम हो सकता है, दे मे फील ऑफेंडेड। अब उनको लगता ही नहीं है, इनको लग रहा है, हमारे हिंदुओं को लगता है तो मैं मंदिर में जाने की मुझे सुविधा मिली इसलिए मैं धन्यवाद देता हूँ, ऐसा कहने से वो ऑफेंडेड फील करेंगे। ऐसा गलत वातावरण यहाँ पर निर्माण किया गया, उसमें से भारत बाहर आ रहा है। और इसलिए हम हिंदुओं की बात करेंगे, इट इज नॉट अगेंस्ट इस्लाम, इट इज नाइदर अगेंस्ट क्रिश्चियनिटी। हाँ, लेकिन एंटी भारत कोई बात करेगा उसका विरोध हम करेंगे, फिर वो क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, ठीक है ना। तो ये नैरेटिव को धीरे धीरे चेंज करना पड़ा, ये हो रहा है। तो इसलिए हम हिंदू की शक्ति बढ़ाएं, अपने हिंदुत्व का आचरण का आग्रह रखें और इनसे हमारा संवाद डायलॉग बनता रहे। तो धीरे धीरे इनमें से खूब लोग हैं, मुझे तो मिलते ही हैं, कि ऐसी बात को स्वीकार करते हैं। खुलकर आकर कहने के लिए थोड़ा और समय लगेगा। व्हेन दे विल फील सेफ
ऐसा कहने पर भी हम सेफ रहते हैं। हमारे सुरक्षा के लिए कोई आक्रमण करेगा तो सुरक्षा के लिए हिंदू लोग मेरे साथ आने के लिए तैयार है, ऐसा विश्वास होगा तो आगे बढ़ेगा। इसलिए अपनी बात को कायम रखते हुए गौरवपूर्वक उनके साथ अपने संपर्क डायलॉग बढ़ाना और इन्हीं मुद्दे पर बात करेंगे कि हमारे पूर्वज एक है, हमारे धरोहर एक है, ये स्पिरिचुअलिटी बेस्ड व्यू ऑफ लाइफ है। इसी कारण हम सब साथ रह सकते हैं। इसको आपको स्वीकार करना पड़ेगा। कन्वर्शन नहीं चलेगा। आप अपने अपने रिलीजन के अनुसार उसका पालन कीजिए। आप उसके माध्यम से आपकी साधना कीजिए, हमको हमारे माध्यम से करने दीजिए। यहाँ तक बात आएगी तो धीरे धीरे बात ठीक होगी। चलिए यहाँ रुकेंगे हम लोग।